नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल ट्यूब टॉकर्स में हार्दिक स्वागत है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट विशाल चोपड़ा जी, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोग आपसे सीधा सवाल करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, गोल्डी बरार के बारे में, उस पर भी हम आएंगे। कुछ अपने बचपन की यादें बताएं कि आपका बचपन कैसा था या आपकी पढ़ाई कैसे थी, वो बताएं पहले में। देखिए, स्टडी के मामले में मैं शुरू से काफ़ी इसके अंदर में सीरियस था और मेरा शुरू से एक एम था कि मुझे जो स्टडी लेवल है उसके अंदर में मेरे एक लाइफ में एम होना चाहिए और मैं आगे चल के उसके अंदर में कोई मुकाम हासिल करूं। पैशनेटिक था शुरू से और बाद में फिर मैंने जब एलएलबी की तो यही सोच के की कि शायद यही सही फील्ड है और पैशन मेरे में होने की वजह से मेरे को ये लगता था कि मुझे अच्छे अच्छे केसेस हैंडल करने हैं और बड़े आगे तक जाना है और बड़ी मेहनत के साथ में मैं आगे बढ़ा और बाकी परमात्मा की कृपा रही। आज जो है टॉप मोस्ट केसेस जो हैं मैं हैंडल कर रहा हूँ जी। तो विशाल जी, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने लॉ ही क्यों चुनी? देखिए, हर आदमी के जब वो स्टडी कर रहा होता है उसके सामने कई चॉइसेस आती हैं, लेकिन ये डेस्टिनी थी मेरी या उस टाइम का मेरा मन का इरादा था। लेकिन मैं बचपन से ही वकालत के पेशे से बहुत इम्प्रेस था और मैं चाहता था कि मैं वकालत के पेशे में जाऊं और जबकि मैं जुडिशरी का भी कर सकता था, लेकिन मेरे को वकील ही बनना था। तो फिर मैंने शुरू से ही सोचा कि मुझे बतौर वकील प्रैक्टिस करनी है और फिर मैंने एलएलबी का फैसला लिया और मैंने वकालत शुरू की। तो विशाल जी, आपने लॉ कहाँ से करी है? लॉ की पढ़ाई जो भी आपकी हुई है वो कहाँ से हुई है, और दूसरा इसमें आपका पारिवारिक सपोर्ट कैसा था? देखिए, जो मेरी बेसिक स्टडी थी, जो बचपन की स्टडी थी, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ और जो मेरा बर्थ प्लेस है वो लुधियाना है पंजाब में। जो मेरी 5th तक की क्लास की जो स्टडी हुई वो तरन तारण में हुई, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उसके बाद वहाँ पे ब्लू स्टार ऑपरेशन जब हुआ तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। 85 में हम दिल्ली आ गए। उसके बाद मेरी सारी स्टडी जो है दिल्ली में हुई और जो मैंने एलएलबी की पढ़ाई की वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से, मेरठ से मैंने करी। आज मुझे 12 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है, मैं इसके अंदर प्रैक्टिस में आ चुका हूँ और इसके अंदर में जो है कंटिन्यू आगे प्रैक्टिस ही करनी है। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा सर, कि जो भी नए लॉयर्स, जो एस्पायरिंग लॉयर्स हैं या जो लॉ की पढ़ाई करना आते हैं, उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि उनको असल में क्या होता है कि गाइडेंस ठीक नहीं मिल पाती है। देखिए, ये एक मेहनत वाला और बड़ा कमिटमेंट वाला प्रोफेशन है। देखिए, अगर कोई भी आदमी आज की डेट में मानता है कि मैं बतौर वकील अगर सोसाइटी के लिए काम करना चाहता हूँ या मैं उसको एक अपना अर्निंग सोर्स बनाना चाहता हूँ, तो एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है। और आज जैसे डॉक्टर्स के लिए है, लॉयर्स के लिए है, तो एक ये सामने से फैमिली के लिए, सोसाइटी के अंदर एक इमेजफुल प्रोफेशन है। लेकिन अगर इस प्रोफेशन को आप खुद एक कमिटमेंट वाला प्रोफेशन बनाते हैं, यानी आप कमिटमेंट करते हैं कि ठीक है, मैंने अगर किसी का केस लड़ना है तो पूरी शिद्दत से लड़ना है। देखिए, अर्निंग सोर्स अलग बात है, किसी से फीस लेना है वो आपका अधिकार है अगर आप उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, लेकिन आप कमिटमेंट लॉयर बने, आपको अपने से भी कमिटमेंट होना चाहिए कि ठीक है, मैं इस केस को हैंडल कर सकता हूँ, मैं तभी अपने हाथ में लूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अगर मैं सामने से हर चीज़ के लिए अपडेट रहूँगा और अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा लीव दिला पाऊँगा तो फिर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है वकालत के प्रोफेशन में। तो मेरा यही कहना है सबको कि पहले तो आप सोच समझ के इस प्रोफेशन में आएँ और अगर आते हैं तो इसको कोई पार्टली प्रोफेशन ना माने। इसमें 24 घंटे की ही जॉब है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन उस प्रेशर को रिलीज तभी होता है जब क्लाइंट की खुशी आती है, जब क्लाइंट को लीव दिलाया जाता है। एक अच्छा लॉयर बनने के लिए कमिटमेंट होना चाहिए और आपके मन में पूरा होना चाहिए कि यार मैंने जो प्रोफेशन चुना है उस प्रोफेशन में पूरा 100% अपना देना है, तो अपने आप सब कामयाबी मिलेगी। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा सर इसमें, कि आजकल लॉयर्स क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हम किसी एक स्पेशलाइज्ड लॉयर बन जाएं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा सिविल मैटर्स सिर्फ लें, सारे क्रिमिनल मैटर्स लें। तो इसमें आप सर क्या गाइड करना चाहेंगे? देखिए, एडवोकेट, बतौर एडवोकेट जब हम स्टडी करते हैं एलएलबी की और उसके बाद प्रैक्टिस में आते हैं तो उनके सामने एक चॉइस होती है जी कि आपको क्रिमिनल के अंदर जाना है, क्रिमिनल प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है या सिविल की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, कॉर्पोरेट लॉयर बनना है या आपको किसी और मैट्रिमोनी से करने हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो आगे जाके अपने अपने फील्ड की चॉइस कर लेते हैं। एक इंटरेस्ट वाली बात होती है, किसी का इंटरेस्ट सिविल केसेस में ज़्यादा रहेगा कि वो सिविल प्रोसीडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है और किसी का क्रिमिनल में होगा। अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो बिल्कुल अच्छी बात है,
देखिए एक स्पेशलाइजेशन होने से क्या होगा कि आप उस फील्ड के अंदर में, अगर वो चाहे क्रिमिनल हो, चाहे कॉर्पोरेट हो, चाहे मैट्रिमोनियल हो, चाहे 138 NI एक्ट हो, कुछ भी इस तरह के कोई भी केसेस हों, अगर आप उनके अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं तो आप उसके बारे में ज़्यादा अपडेट रहेंगे। बाकी बतौर लॉयर तो सर चीज़ की आपको हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, और अगर किसी तरीके का कोई भी आपके पास केस आता हो तो आपको हैंडल करना जो है आना चाहिए। अब आते हैं थोड़े से कुछ गंभीर सवालों पर। गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काला राणा, ये ही क्यों? मतलब इन पे इतने गंभीर आरोप, गंभीर मुकदमे चल रहे हैं, तो क्योंकि बाकी लॉयर्स जो मैंने देखा कि वो इनको रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते या फिर वो शायद डरते हैं, तो आपने ऐसे ही क्यों इन लोगों को चुना जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए बतौर क्लाइंट ही मेरा इनके साथ में इंट्रोड्यूस हुआ, और मैंने जो है एक बतौर वकील ही जो इनकी पैरवी करनी चाहिए कोर्ट में वो मैंने चुना। ये नहीं कि स्पेशलाइज कि मेरे को इनके ही चारों के लिए केसेस करने थे, ऐसा नहीं है। मैं सिविल की भी प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन जो मेरे पास जो मेरे को मेन अंदर से इंटरेस्ट है या स्पेशलाइजेशन है वो मेरे क्रिमिनल केसेस के अंदर है। और मेरे पास और भी कई गैंगस्टर्स हैं जिनके केसेस हैं। गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काला राणा, जिनके बारे में बात कर रहे हैं, इनके कई सारे मुकदमे हैं जो मेरे पास पहले से थे। और अब जो सारी चीज़ है सामने सिस्टम ये है कि ठीक है, यही नाम अगर सोचा जाए कि मैंने इन चारों को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मेरे पास कोई भी क्लाइंट आएगा और वो चाहे किसी भी केस में हो, मेरा जो है प्रोफेशनल एथिक्स है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसको रिप्रेजेंट करूं और कोर्ट के सामने जो है पूरी उसकी बात को रखूं, उसके अधिकारों की बात को रखूं। और जो चीज़ें हैं वो इनके साथ भी वही जुड़ी हुई हैं। अब इनके जो केसेस हैं वो ट्रायल के हैं, तो मेरा काम है कि उनकी जो भी बात को कोर्ट के सामने रखना और उस बात के सामने दूध का दूध पानी का पानी करवाना। तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। उसके लिए स्पेशलाइज ये नहीं है कि वो लॉरेंस बिश्नोई का केस है मैं इसलिए लड़ रहा हूँ। मेरे लिए एक क्लाइंट का रिश्ता है उनका, और मैं जो है पूरा अपना जो ड्यूटी है वही देता हूँ। एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ जी, कि सिद्धू मूसेवाला के जो देहांत हुआ है, उनकी जो मृत्यु हुई है, तो उनसे लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, इनकी क्या दुश्मनी थी? और आप क्यों अपने कानून के सारे दाव पेच यूज़ करके, मिसयूज़ करके आप इनको बचाने में लगे हुए हैं? नहीं देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये अपने आप में एक अलग तरीके का विवाद वाला क्वेश्चन है। देखिए दुश्मनी वाली जो बात है कि वो क्या थी, वो तो खुद लॉरेंस बिश्नोई ने एक इंटरव्यू के अंदर में जो बड़ी उन्होंने जेल से इंटरव्यू दी, उसके अंदर उसने बड़े बेबाकी से उसका जवाब दे दिया हुआ। फिर भी अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये साफ निकल के आया है कि जो विक्की मड्डू खेड़ा जो लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक बड़े भाई के तौर पे थे, क्योंकि जब लॉरेंस चंडीगढ़ में हायर स्टडीज़ करने के लिए चला गया और वहाँ पे वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे विक्की मड्डू खेड़ा जो आज दुनिया में नहीं है, वो उनको पॉलिटिकली जो कॉलेज के अंदर में यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस होते हैं उसमें पॉलिटिकली उसके अंदर में उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एक सोपू के नाम से वहाँ पे ग्रुप बनाया जाता, तो एक बड़े भाई के तौर पे लॉरेंस उनको मानते थे और अपना आदर्श मानते थे। उनके साथ उनका प्यार था, पारिवारिक था, और वो भी उनको एक छोटे भाई की तरीके से मानते थे। इसके अलावा उनका आपस में कोई ऐसी बात थी नहीं। उसके बाद जब लॉरेंस के ऊपर ये मुकदमेबाजी वहाँ से जब वो सोपू का हुआ, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के इलेक्शन स्टार्ट हुए, तो सामने वाली जो पार्टीज थी, जो अपोजिट पार्टी थी, उनके बीच में इनके बीच में कंट्रोवर्सी हो गई। वहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए, वहाँ पे मुकदमे लग गए। जब मुकदमे लगे लॉरेंस के ऊपर तो वो मुकदमों की फेरी स्टार्ट हो गई। वहाँ से उन मुकदमों के ब्याह पे जो है आगे चल के उसका जो लाइफ है, बिल्कुल लाइफ जो है पटरी से नीचे उतर गई और उसको एक क्रिमिनल का ठप्पा लग गया। उसकी पूरी स्टडी जो है बिल्कुल ख़राब हो गई। इसके अलावा एक अच्छे परिवार का लड़का जो था वो क्रिमिनल की कैटेगरी में गिना जाने लगा। जो विक्की मड्डू खेड़ा है उसको टारगेट किलिंग किया गया। ये इन्वेस्टिगेशन में, दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि जो बाकायदा जो इनके राइवल गैंग्स थे उन्होंने किस तरह से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद उनको जो पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो शगनप्रीत जो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था उसने प्रोवाइड करवाई। बाकायदा लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंदर में बाकायदा गाड़ी मुहैया कराई गई। जो टारगेट किलिंग थी, बाकायदा वीडियो मड्डू खेड़ा की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो शेयर की गई। उनको बाकायदा शूटर्स को जहाँ ठहराया गया उनका पूरा बंदोबस्त उसने किया। ये बातें इन्वेस्टिगेशन में जब निकल के आई तो ये साफ सामने से इनके माइंड में एक बात आ गई कि ठीक है, इनका जो ब्रदर का मर्डर कराया गया है, बड़े भाई का जो विक्की मड्डू खेड़ा का है, उसके पीछे पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी जो है वो बाकायदा सिद्धू मूसेवाले ने रची है और उसके इशारे पे ही उसके जो मैनेजर है शगनप्रीत, उसने इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया है। तो वहाँ से
वो जो चीज़ें थी वो कंट्रोवर्सी का रूप ले गई और वो सब चीज़ें जो हैं वो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में सब चीज़ें निकल के सामने से आई हैं। इसी कड़ी में आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आप जिन भी गैंगस्टरों की आप वकालत करते हैं, तो इस वकालत को आप कैसे परिभाषित करते हैं, और दूसरा किन कारणों से इनके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी आप जो पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि आप अपने सब दाव पेच लगा के आप इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं या आप अपना जो भी प्रैक्टिस लगा रहे हैं। देखिए, एक वकील बतौर वकील जब अपने किसी क्लाइंट के लिए केस लड़ता है तो उसको पूरी मेहनत करनी चाहिए और उसको हर तरीके से उसकी फर्स्ट ड्यूटी ये बनती है कि वो अपने क्लाइंट को डिफेंड करे, उसको रिलीफ दिलाए, उसको सुरक्षा दिलाए। मैंने इनके केस में भी वही किया, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क नहीं है जो मैंने किया हो, और बतौर वकील जो मुझे करना चाहिए था, जो मेरी ड्यूटीज बनती है, वो ही मैं परफॉर्म कर रहा हूं। एक बात और, कई बार क्या होता है कि कई पिक्चर ऐसी होती है जो वकील और क्लाइंट को असलियत पता होती है, लेकिन वो बातें इन्वेस्टिगेशन में कुछ और निकल के आती हैं जी, कोर्ट के सामने कुछ और रखी जाती हैं। इवन इन केसों में, क्योंकि हाईलाइट केस है तो इनमें मीडिया में भी वो अलग तरीके से सामने से बातें आई, तो उन चीजों को डिफेंड करना मेरी एक ड्यूटी बन गई कि क्या सच है, क्या झूठ है, कैसे है। तो मैं उसी के अंदर में, हो सकता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा बर्डन लिया हो, एक्स्ट्रा लोड लिया हो या एक्स्ट्रा मैंने काम किया हो, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि मैंने वो स्पेशल इनके लिए किया, वो मेरी ड्यूटी बनती थी और उस काम के लिए मैं काम कर रहा हूं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि आप इस तरह के केस के अंदर क्या रिप्रेजेंट करते हैं या क्या कहना चाहते हैं, देखिए, ये केस इनका हो या किसी का भी हो, अब हमारे देश के अंदर कसाब जो एक आतंकवादी था जिसने पूरे निर्मम हत्याएं की, बाकायदा पूरे बॉम्बे को जो है हिला दिया, पूरे देश को हिला दिया, उस कसाब को भी बचाने के लिए बाकायदा उसका जो राइट था, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, उसको एडवोकेट के तौर पे एडवोकेट मिला, पूरा उसका केस लड़ा गया। उसके अलावा आप देखिए कि रात को जो हमारी देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वो रात को बाकायदा बैठा इस बात करने के लिए कि क्या उसको फांसी की सजा मुकर्रर की जाए या नहीं की जाए। तो हमारे देश का जो संविधान है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एलिगेशन हो, संगीन धाराएं हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे वो गैंगस्टर हो, चाहे वो कोई और आदमी हो, वो उसको बाकायदा संविधान ने एक राइट दिया है कि उसको वकील करने का अधिकार है। अगर उसको प्राइवेट वकील अपना नहीं कर सकता तो उसको बाकायदा डीएलएसए के द्वारा एक वकील मुहैया कराया जाता है, जिनके पास वकील अफोर्ड करने का ना हो, तो उसका राइट है। वो वकील जो वो एंगेज करेगा, अब उसकी ड्यूटी वहां से शुरू होती है कि वो उस बात को रिप्रेजेंट करे और कोर्ट के सामने दूध का दूध पानी का पानी लाए कि मेरे क्लाइंट को गलत इम्प्लीकेट किया गया या गलत तरीके से फंसाया गया। तो ये चीजें ही ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अंदर। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, और इन गैंगस्टरों का जो भी समाज पे प्रभाव पड़ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप ये कहें कि इन चारों को लेके जो इनका नाम आपने लिया, जी, लॉरेंस बिश्नोई का, गोलीबार का, संबन रैना, काला रैना और जो इनके एसोसिएट बताए जा रहे हैं, जो भी इनके साथ में चार्जशीट किए गए हैं, उनको लेके कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो यार ये बात तो सभी गैंग, हाँ, ये तो एक बात कंट्रोवर्शियल इशू हो जाएगा। क्योंकि आप ये बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर में, ठीक है, जब से ये सिस्टम है, आईपीसी सेक्शंस हैं या पुराने टाइम से ले लो या आज भी है, तो क्रिमिनल केसेस तो बनते जा रहे हैं। और एक और बात, हर स्टेट के अंदर देख लो, हर स्टेट के अंदर में कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हाँ भी इसके ऊपर इतने केस हैं, ये बाहुबली है, उसके ऊपर फलाने में केस हैं। क्या साउथ इंडिया, क्या नॉर्थ इंडिया, क्या इस कहीं भी आप देख लो, पूरे उत्तर भारत में देख लो, पूरे देश में देख लो, ये नहीं कि इनके ऊपर स्पेसिफिकली केस है या इनको देखो प्रभावित होता है या नहीं होता। देखिए, अगर कोई ऑफेंस किसी ने किया है तो उसके खिलाफ एजेंसीज अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी और उसको चार्जशीट करेगी, और अगर कोई भी चीज उसके खिलाफ एविडेंस के तौर पे निकल जाएगी तो कोर्ट के सामने रखेगी और कोर्ट को फैसला लेना है फिर कि क्या ये इन्वेस्टिगेशन फेयर है या नहीं, और ये जो एविडेंसेस हैं ये पर्याप्त हैं कि नहीं है, और उनके खिलाफ कोई चीज ऑफेंस बनता भी कि नहीं बनता। तो ये सब चीजें तो अंडर ट्रायल हैं सब चीजों के लिए। देखिए, जहां तक प्रभाव वाली बात है, तो इसके अंदर में ये तो अपनी हर बंदे की सोच है ना कि वो आदमी किस तरह अपने आप को प्रेरित करता है। जी। आज अगर एक वाइन शॉप का एग्जांपल देते हैं, तो वाइन शॉप को चाहे गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी के लिए खोल के बैठी है, लेकिन स्लोगन लगाया जाता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि वो सरकार ने खोल दी तो हर बंदा वहां पे शराब लेने आएगा, कोई आदमी शराब लेने जाएगा, कोई नहीं लेने जाएगा। ये तो अपनी अपनी विचारधारा है कि कोई किससे क्या प्रभावित होता है, क्या होता है, लेकिन ये चीजें नहीं है कि इन चारों से ही दुनिया प्रभावित हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहता हूँ जी।
कि आप लॉरेंस से पहली बार कब मिले थे और उसका केस लेने के लिए आप कैसे कन्विंस हुए? देखिए, लॉरेंस को राजस्थान से दिल्ली पुलिस ने जो है 2021 के अंदर में यहाँ पे प्रोडक्शन वारंट पे लेके आई थी। उसका सबसे पहले जो केस था वो स्पेशल सेल ने उसको मोकोका में अरेस्ट किया। इसके अलावा 4 से 5 केस और जो थे आर्म्स एक्ट के उसके ऊपर लगाए गए। जी। पहली जो उसकी कस्टडी थी, पुलिस कस्टडी थी, वो 42 दिन की थी, 42 डेज की मोकोका के अंदर। उसके बाद दूसरी जो सेल के दूसरे यूनिट से उन्होंने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद वो कम से कम 2 से 3 महीने जो है, तकरीबन 2 से ढाई महीने जो है पुलिस कस्टडी में ही रहा। उसी दौरान जो है जब उसको पटियाला कोर्ट में पेश किया गया तो मेरे बहुत खास रेफरेंस हैं, उनके थ्रू जो है मेरे को इनका जो केस है वो दिया गया और उन्होंने मुझे अप्रोच किया। तो मेरी मुलाकात कोर्ट में ही हुई और वहाँ से जो है मैंने इनका जो है रिप्रेजेंट करने का मन बनाया और वहाँ से मैं इनके केस 2021 से ही देखता आ रहा हूँ। 2021 के बाद में फिर आगे अब तक का जितना भी सारा मामला हुआ है वो सब आप लोगों के सामने है। वहाँ से सारे केसेस जो हैं अब मेरे पास ही हैं इनके। हाल ही में अभी एनआईए के चार्जशीट में जिसमें जिक्र हुआ है कि 700 से ज़्यादा शूटर हैं, जिसमें अभी गैंगस्टर तक तो ठीक था, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों में नाम आना, लिंडा बब्बर खालसा, इनके साथ कनेक्शन, आरपीजी अटैक जो अभी पंजाब में हुआ था, तो इन सब गतिविधियों में मतलब अगर आप कह रहे हैं कि इतने शरीफ हैं या फिर हैं, तो इसमें क्या आप थोड़ा इसके बारे में हमें खुल के बताएं। देखिए, अभी एनआईए ने RC-39 में उस मुकदमे के अंदर बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ही एक एफआईआर नामजद की है जी। RC-39 के अंदर में लॉरेंस बिश्नोई, काला राणा, ठीक है, काला जठेरी, इस तरह के जो भी एसोसिएट्स हैं, ठीक है, अनमोल बिश्नोई, इनके ब्रदर को, गोल्डी बराड़, इस तरह से काफ़ी इन्होंने 16-17 आदमियों को जो है उसके अंदर में नामजद किया। उसका जो टाइटल है वो बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई के नाम से ही है, एनआईए वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई। उसमें चार्जशीट भी दाखिल की गई। उसके बाद उस चार्जशीट के अंदर में ये बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जेल में बैठ के एक नेक्सस की तरह काम करता है। उसके नीचे 700 से ऊपर ज़्यादा शूटर काम करते हैं। गोल्डी बराड़ वगैरह जो फॉरेन में बैठे हुए हैं ये बाकायदा इनके साथ में कनेक्टेड हैं और ये एक एक्सटॉर्शन गैंग चलाते हैं। नए लोगों, बच्चों को, लड़कों को रिक्रूट करते हैं अपने गैंग में शामिल होने के लिए और एक दाऊद इब्राहिम की तरह जैसे वो 80s के अंदर में काम किया करता था उस तरह से लॉरेंस बिश्नोई पूरे गैंग को चलाता है और ये इसके पार्टनर्स हैं और ये एक्सटॉर्शन जो है उससे जो पैसा उगाई करते हैं उससे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराते हैं, हथियारों की स्मगलिंग कराते हैं बॉर्डर क्रॉस। ये सारे एलिगेशंस जो हैं RC-39 के अंदर हैं। उसके बाद अकेले लॉरेंस बिश्नोई को RC-37 में RC-39 की चार्जशीट दाखिल होने के बाद एनआईए ने दोबारा गिरफ्तार किया अभी अप्रैल के अंदर में। उसके अंदर में एलिगेशन का लेवल ही अलग कर दिया उन्होंने। उसके अंदर उनका ये कहना है कि जो एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में इसका गठजोड़ है, अक्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग कराना, हथियारों की, ड्रग्स की कराना और उसके अंदर बब्बर खालसा, लंदा, रिंदा, ये जो लोग हैं जो एंटी नेशनल हैं, जो खालिस्तान सपोर्ट है के लिए काम करते हैं, उनके साथ में लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्टिविटी है। और आरपीजी अटैक के अंदर में जिस आदमी ने, दीपक रंगा ने, वो वहाँ पे वो प्लांट किया, वहाँ पे वो जो उसने हमला किया आरपीजी अटैक से मोहाली के अंदर, वो दीपक रंगा जो था वो लॉरेंस बिश्नोई से मिला हुआ था और दीपक रंगा जो है वो लंडा, रिंदा, इनके कहने पे इशारे में काम कर रहा था। तो वो कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है। यहां तक बात है इन दोनों के अंदर में कहने की कि अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, ये एलिगेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक हिस्ट्री के अंदर में यूएपीए सेक्शंस उन पे लगाए जाते हैं कि जो एंटी नेशनल हो। RC-39 अपने आप के अंदर में एक बहुत अलग इन्वेंशन की है एनआईए ने, या बहुत अलग इन्वेस्टिगेशन की है कि उन्होंने गैंगस्टर्स के ऊपर, जिनके ऊपर गैंगस्टर्स के केसेस चल रहे हैं, जिनके ऊपर इस टाइप के एक्सटॉर्शन केस चल रहे हैं, उनको यूएपीए की सेक्शंस में बुक किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब क्योंकि यूएपीए अक्सर उन पे लगती है जो एंटी नेशनल्स हो। दूसरी बात, अब उसको कवर अप करने के लिए इन्होंने RC-37 में अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही था कल कोर्ट में कि यूएपीए कैसे लग सकती है। भाई RC-39 के अंदर में कोई भी चीज एंटी नेशनल नहीं है। अब इन्होंने उसको कवर अप करने के लिए उसको RC-37 में अरेस्ट कर लिया। बात यहां तक आती है कि ये क्या है। देखिए, पूरी एंटायर चार्जशीट के अंदर सिवाय एलिगेशंस के एक सिंगल एविडेंस
कहीं पे आरसी 39 में मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई और उनके ऐसे किसी के खिलाफ नहीं है, एलिगेशंस बेस्ड है सिर्फ। आरसी 37 में भी उन्होंने उसको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, रिमांड ले लिया। आज तक कोर्ट के सामने देख लीजिएगा चार्जशीट में, अभी तो जो उन्होंने फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे हैं वो भी एविडेंस उनके पास नहीं है। इस चार्जशीट में भी कोई वो एविडेंस कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए किसी पे एलिगेशन लगाना एजेंसी का काम है। इसका मतलब ये नहीं है कि कल कोई सीबीआई, ईडी या एनआईए या और एजेंसीज कोई भी किसी के बारे में कुछ चीज कहती है तो उसको पब्लिकली तो माना जा सकता है कि भाई इतनी बड़ी एजेंसी है और उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया तो कुछ तो सच होगा, लेकिन कोर्ट इन बातों पे नहीं चलती। कोर्ट के सामने बाकायदा पुख्ता सबूत रखने पड़ेंगे। कोर्ट को सामने दिखाना पड़ेगा कि हमने ये एलिगेशन जो लगाए हैं इनके खिलाफ, उसका बेस ये है और हमारे पास ये एविडेंसेस हैं जो आपस में कॉर्पोरेट करते हैं कि हमारी बात सच है, लेकिन एविडेंस एंटायर चार्जशीट में है ही नहीं। तो ये आरसी 39 तो मुकदमा आगे चल के कोर्ट में चलेगा नहीं। लिमिटेशन जो है चार्जशीट की 6 महीने की कस्टडी हो जाती है, क्योंकि इनमें लिमिटेशन 6 महीने की चार्जशीट दाखिल करने की है। इतने सारे एक्यूज हैं, कोई कहीं किसी जेल में होगा, कोई किसी जेल में होगा, तो उनको इकट्ठा किया जाएगा, फिर चार्ज में बहस हो गई, तो लंबा ड्यूरेशन टाइम जरूर है, क्योंकि वो प्रोसीजर ऐसा है हमारे देश का कानून का। तो वो चीजें जो है कोर्ट पे भी प्रेशर रहता है, कोर्ट में और भी मैटर्स होते हैं, तो वो लंबा टाइम जरूर लगेगा। लेकिन आरसी 39 में ऐसा कुछ नहीं। और आरसी 37 के बारे में बता दें, लॉरेंस बिश्नोई एक कट्टर हिंदू लड़का है, एक ऐसे समाज से आता है जो बिश्नोई समाज, वन्य जो प्राणी हैं उनसे लगाव करता है। वो एक ऐसा समाज है जो पेड़ पौधों से प्यार करता है और बाकायदा देशभक्त है। उस परिवार का खून, उस समाज का खून, अपने उस कुनबे का खून उसके रगों में दौड़ता है। वो एंटी नेशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पूरे सिस्टम का ही शिकार हुआ। वो एक अच्छे परिवार से आया, आज भी उसके पूरे परिवार में पैसे की, शोहरत की, दौलत की कोई कमी नहीं है। उनके फादर साहब को बाकायदा सबसे बड़े जमींदार के तौर पे, सबसे बड़े सोशल के तौर पे देखा जाता है। आज आपके चैनल के थ्रू मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा, आप इस बात को बाकायदा वेरीफाई भी कर सकते हैं जी। लॉरेंस बिश्नोई के जो दादाजी थे वो बहुत बड़े संत थे और उनके बताए हुए प्रवचनों को आज भी इनका समाज फॉलो करता है। दुतारा वाली गांव के अंदर में जहां पे इनका घर है, वहां पे बाकायदा एक बहुत बड़ा मंदिर है। यहाँ पे जिनको ये मानते हैं उनका मंदिर बनाया गया और इनके दादाजी के नाम से बनाया गया। वहां पे बाकायदा मेला लगता है और वहां पे लोग आते हैं और उनको पूछते हैं। इनके दादा के हाथों के लिखे ग्रंथों को माना जाता है, उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं अपने हाथों से। इवन यहां तक कि जब वहां पे राजस्थान के अंदर में पेड़ काटने की बात आई थी तो इन्होंने, बिश्नोई समाज ने शहादत दी थी कि हम ये पेड़ कटने नहीं देंगे और पेड़ों के साथ चिपक गए थे। और आज भी वो बातें इतिहास हैं कि उन आदमियों ने अपनी शहादत दी, उन पेड़ों को नहीं कटने दिया। तो आप एक बात बताइए, ऐसे परिवार से बिलोंग करने वाला लड़का, और बाकायदा उसने अपनी इंटरव्यू में भी बोला है जो उसने जेल से दी है कि मैं इसके खिलाफ हूं, चीजों के खिलाफ हूं। देश के बारे में एंटी नेशनल वो सोच ही नहीं सकता। जहां तक बतौर क्लाइंट मेरी उसके साथ बात हुई है, मैंने उसको समझा है। देखिए, क्लाइंट और वकील का रिश्ता बड़ा एक सामने विश्वास वाला रिश्ता और एक बड़ा क्लोज रिश्ता होता है, एक नाजुक रिश्ता होता है। और क्लाइंट के बारे में हमें क्लाइंट झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, ये हमें भी एक साइकोलॉजी आपस में हमें भी एक मेंटेन करती है। हमें भी आपस में एक रीडिंग आती है कि हमारे सामने बंदा झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, और हम करते हैं तो हमें इस चीज की ऑब्जर्वेशन होती है। ये हमारा एक्सपीरियंस होता है अपना, इतने लंबे टाइम से प्रैक्टिस के अंदर है तो चीज को। लेकिन उस चीज को मैंने खुद महसूस किया है, खुद परखा है कि बड़ा क्लियर लड़का है। सामने से जो बोलेगा सच बोलता है। एजेंसीज के सामने भी जो भी बात होगी वो जो मर्जी झूठ सच बोलते रहे, लेकिन उसने आज तक हमेशा सच ही बोला है। लेकिन उसकी एक मजबूरी ये है कि उसको एक विलन के तौर पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। और ये वाली जो बात है, एंटी नेशनल वाली बात, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एनआईए के पास में एक सिंगल एविडेंस नहीं है। चार्जशीट एलिगेशन बेस्ड है, दोनों की दोनों आएंगी, दोनों के दोनों मुकदमे में ये बाइज्जत बरी होकर निकलेगा। एनआईए के आरसी 37 भी, आरसी 39 भी। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, और उस दिन मैं आपके साथ दोबारा बात करूंगा कि देख लीजिए, मैंने कहा था एक सिंगल एविडेंस नहीं है। अब एक बहुत बड़ा मैं आपको एक केस बताता हूं जिससे आपको समझ आएगा कि इस देश के अंदर में किस तरह से लोगों की एकदम से किसी आदमी को लेकर मेंटालिटी चेंज हो जाती है जी।
आपको याद होगा एक बहुत बड़ी शख्सियत सुनील दत्त साहब, उनके बेटे संजय दत्त जी, उनके ऊपर एक एलिगेशन लग जाता है जब मुंबई ब्लास्ट हुआ 93 के अंदर में। तो उनके ऊपर होता है कि भाई उसके अंदर में जो शामिल थे, दाऊद के जो आदमी थे, छोटा शकील वगैरह सबके, वो इनके साथ में इनकी कॉन्स्पिरेसी थी। इन्होंने उनसे हथियार लिए और हथियार इनके वहां से बरामद किए गए, इनका बॉम्बे बम ब्लास्ट के अंदर में हाथ था। आप देखिए पूरे के पूरे परिवार की रेपुटेशन रुइन कर दी गई, पूरा समाज उनको किस निगाह से देखने लग गया। इवन यहां तक कि मतलब वो चीज को बाकायदा कितने लंबे टाइम के लिए संजय दत्त साहब ने जेल के अंदर रह के उसको कस्टडी में भुगता। एंड में क्या निकला? एंड में तो कुछ नहीं निकला। एंड में तो ये बोला गया हाँ भाई इस पे एलिगेशन थे बॉम्बे बम ब्लास्ट के अंदर कि इनकी कॉन्स्पिरेसी में कोई हाथ था या इनकी कोई कनेक्टिविटी थी, बिल्कुल नहीं पाई गई। इतना लंबा ट्रायल झेला उन्होंने, जेल के अंदर रहे, और एंड में उससे बरी हुए आम से कम मुकदमा उन पे था, ठीक है, उसके ज्यादा सजा तो उन्होंने अंदर भुगत ली थी। लेकिन अब यह कहा जाए कि वो एंटी नेशनल था, देश विरोधी ताकतों से मिला हुआ था, वो चीज थी, तो ये भी वक्त के साथ जो है चीजें सामने आती हैं। आज एजेंसीज या कोई भी पुलिस या कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी अगर इस टाइप का एलिगेशन किसी केस के अंदर में इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के सामने रखता है तो उनके सामने पुख्ता सबूत भी रखने पड़ेंगे। ये स्टोरियों से, स्टोरी बना देने से या बात करने से या कोर्ट के सामने कहने से कि ऐसे ऐसे करता है, कोर्ट इनके ऊपर भरोसा नहीं करती। कोर्ट सबूतों को मानती है, सबूत इनके पास नहीं है। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा इसमें सर, कि जो हमारे जेलों में बढ़ रहे हैं, जितने भी क्राइम बढ़ रहे हैं, सिंडिकेट बढ़ रहे हैं, उसी के तहत शायद एनआईए ने अपील रखी है कोर्ट में, या एक सिफारिश रखी है कि इन सारे नॉर्थ इंडिया के जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर हैं उनको काला पानी की सज़ा करी जाए, काला पानी भेजा जाए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये इशू जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जेल प्रशासन कहीं पे भी है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे दिल्ली के और किसी और स्टेट में, पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं पे भी हो, हरियाणा में हो, उन स्टेट्स के अंदर में जितनी भी जेल्स हैं, उन जेल के प्रशासन की ही ड्यूटी बनती है कि उस जेल के अंदर में बाकायदा पुख्ता सिक्योरिटी रखें और किसी प्रकार से किसी भी कैदी को, चाहे वो अंडर ट्रायल हो या कन्विक्शन हो चुकी हो, उसको, प्रिजनर को इस टाइप की कोई भी फैसिलिटी वहां पे ना मिल पाए कि वो उस चीज का मिसयूज कर सके। अब अगर इन जेलों के अंदर में एनआईए कहती है इन्वेस्टिगेशन में कि ये जेलों से नेक्सस चलाते हैं और ऐसा करते हैं, तो देखिए ये अपने आप में एक सवालिया क्वेश्चन है कि एक आदमी जो पिछले 8 साल से अलग अलग जेलों में बंद है, लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की हाई टेक सिक्योरिटी जेल में बंद है, उसको एक स्पेशल कमरा में बंद रखा जाता है जिसके बाहर भी सिक्योरिटी खड़ी होती है और बाकायदा मॉनिटर किया जाता है, और उस कमरे के अंदर में बैठ के वो आदमी अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है, नेक्सस भी कर लेता है, 700 ज्यादा लड़के भर्ती भी कर लेता है, एक गैंग भी चला लेता है, विदेश में पैसा भी भेज देता है, ठीक है, अटैक भी करा देता है, और वो कॉन्स्पिरेसी को रच रहा है और अंदर बैठ के उस कमरे में गैंग चला रहा है। तो ये कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉसिबल है? क्योंकि पूरी जेल में जैमर्स लगे हैं, पूरी जेल जो है वो हाईटेक सिक्योरिटी से लैस है, तो वहां पे कैसे पॉसिबल है? ये हो नहीं सकता। अगर ये चीज एनआईए की रिपोर्ट में आई है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन जेल प्रशासन में होना चाहिए और उनको एविडेंस लाने चाहिए कि भाई जेल प्रशासन में ये चीजें कैसे हुई उसके कस्टडी के दौरान, तो वो चीजें तो कहीं है नहीं। अब जो होम मिनिस्ट्री के सामने जो है एनआईए ने एक सिफारिश की है कि ठीक है, इन गैंगस्टर्स को यहां से एक अलग अंडमान निकोबार के वहां पे जो है काला पानी, वहां पे जो है शिफ्ट कर दिया जाए, और इनको वहां, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि देखिए आज चाहे किसी भी मामले के अंदर में कोई भी एक्यूज्ड हो, अगर वो अंडर ट्रायल है तो उसको कोर्ट के सामने लाना पड़ेगा, उसका पूरा ट्रायल चलेगा, उसको कोर्ट के सामने बाकायदा प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, एट द टाइम ऑफ आर्गुमेंट ऑन चार्ज। इसके अलावा जब चार्ज की स्टेज पार होगी उसके बाद वो स्टेज आगे जाएगी, आगे जाने के बाद एविडेंसेस की बारी आएगी। तो एक आदमी पे एक केस हो और उस आदमी को सजा हो चुकी हो, या उसके ऊपर 10 केस हो, उसको सजा हो चुकी हो, उसको दोबारा कोर्ट में नहीं आना हो, तो उसको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। अगर एक आदमी के ऊपर इतने केसेस हैं, अभी 40 से ज्यादा केसेस के बरी हो गए लॉरेंस के, और केसों में कन्विक्शन नहीं है। 2 स्टार्टिंग के कॉलेज टाइम के केसेस के अंदर इसको माइनर सी सजा हुई थी, वो सजा से ज्यादा टाइम ये जेलों में काट चुका है। उनमें एक में 1 साल की थी, एक में 2 साल की थी, छोटे से लड़ाई झगड़े के केसों में थी। 8 साल वो कस्टडी काट चुका है। अभी इन्हीं दिनों के अंदर
2021 से लेकर आज तक इसके ऊपर कम से कम 40 से 50 केस जो है लग चुके हैं नए वाले, और फिर स्टोर स्टार्ट है। रोज कोई ना कोई उसके नाम से एक्सटॉर्शन कर देता है, वो जेल में बैठा होता है या पुलिस कस्टडी में होता है, कोई मांग रहा होता है और एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब ये बताइए मुझे बात को कि अगर कोई आदमी अंडर ट्रायल है और उन केसेस के बारे में आप उसको कहते हो कि उसको वहां पे भेज दिया जाएगा, तो वो ट्रायल कैसे होगा, वो ट्रायल कैसे आगे चलेंगे, उन कोर्ट्स के अंदर में कैसे जो प्रोसीजर है उसको सीआरपीसी में प्रोसीजर फॉलो करना है वो कैसे फॉलो करेगी कोर्ट, ये कहने से कुछ नहीं होता। हां, अगर किसी आदमी को कन्विक्शन हो चुकी है तो बाकायदा इन सिफारिशों के ऊपर में होम मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश पारित हो सकता है, कोर्ट भी कॉग्निजेंस ले सकती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ले सकती है कि उसके रिक्वेस्ट पे कि ये चीज हो सकती है। मेरा जो क्लाइंट है लॉरेंस बिश्नोई, उसके ऊपर जितने भी केसेस हैं उसको बाकायदा ट्रायल फेस करना है, उनमें उसकी कन्विक्शन नहीं हुई, अगर कन्विक्शन होगी तो उसके बाद भेज सकते हैं। अगर ऐसा करने की कोई भी कोशिश की जाती है तो ये बिल्कुल उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के खिलाफ होगा और इसके खिलाफ हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। किसी के साथ भी जो है अनजस्टिस नहीं हो सकता और इस तरह का कोई भी फैसला किसी के साथ गलत तरीके से नहीं थोपा जा सकता। अगर आपको लगता है कि आप उसको अंडमान निकोबार इतनी दूर रख के ही बाकायदा और वहां पे रख के ही आप उसको रख सकते हो और उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा, तो यार जब वो आदमी एनआई की कस्टडी में था और तब राजू ठेठ एक गैंगस्टर का राजस्थान में मर्डर हो जाता है, तब भी कह दिया गया लॉरेंस बिश्नोई के इशारे में मारा गया, एनआई की पुलिस कस्टडी में था वो रिमांड पे, तब भी ये कह दिया गया। जब वो दिल्ली पुलिस की कस्टडी के अंदर था तब आरोप महाराष्ट्र से आ जाता है कि सलमान खान के फादर साहब को चिट्ठी लॉरेंस बिश्नोई ने भिजवा दी, बेंच में पड़ी मिल गई कि तेरा हाल होगा सिद्धू मूसेवाला। हम उसमें भी आएंगे। तो आप एक बात बताइए मुझे बात को कि आदमी जेल में हो तब तो उस पर आरोप लगाते हैं कि ये जेल में बैठ के नेक्स्ट चला रहा है, जब वो आदमी पुलिस कस्टडी के अंदर है, स्पेशल सेल की एनआई की कस्टडी के अंदर है, तब भी कहा जा रहा है कि वो आदमी करवा रहा है सब कुछ। तो आप एक बताओ, आप उसको कल अंडमान निकोबार में रखना चाहते हो, वहां पे पहुंचाने के बाद 2 महीने बाद कहोगे ये वहां से भी कर रहा है, तो आप उसको बाकायदा तिहाड़ में, पंजाब की जेलों में, कहीं भी जेलों के अंदर में आप अपना उसका पुख्ता और ज्यादा डेड करके रख लो तो भी ये एलिगेशन आने हैं, क्योंकि जब पुलिस कस्टडी में आदमी है तब एलिगेशन लगे जा रहे हैं कि आदमी उसको मरवाया जा रहा है जी, आदमी एक्सटॉर्शन कराया जा रहा है जी, तो ये चीजें कैसे पॉसिबल है। तो इसलिए जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसको वहां नहीं भेजा जा सकता, हाँ कन्विक्शन वाले बंदे को भेजा जा सकता है, जिसको कन्विक्शन हो जाएगी तो वो जा सकता है, उसको भेज सकते हैं। तो कभी आपने उनको समझाने की कोशिश नहीं करी कि ये सारे काम छोड़ के शरीफ बन जाओ या फिर आप अपनी लाइन ठीक पकड़ लो? और आपने जैसे कि हमने रिसर्च भी करा था, वो बताया कि वो लॉ के स्टूडेंट भी रहे हैं जब वो कॉलेज के मामले में जब से जेल में है। ये बात सच है कि वो लॉ की स्टूडेंट था और वो लॉ की ही स्टडी करना चाहते थे और लॉ ग्रेजुएट होना चाहते थे, लेकिन जो मैंने आपको बात बताया कि वो सिस्टम का शिकार हुआ। एक आदमी जब एक बहुत अच्छे परिवार से हो और उसके बाद में वो संपन्न हो, वो स्टूडेंट बन के बाकायदा एक अच्छी लाइफ जीने के लिए अगर वो शहर चंडीगढ़ जैसे शहर में जाता है और वहाँ पे उसके साथ में गलत हो जाता है और पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ ठीक है इम्प्लीकेट करती है उसको गलत मुकदमों के अंदर, तो आदमी की जो सोच है वो पॉजिटिव भी हो सकती है हालात को जानते हुए। कई बार आदमी उस हालातों से समझौता करने के बजाय बगावत पे आ जाता है। तो ये मैं मान सकता हूँ कि उसके बाद जो और केसेस उस पर लगाए गए वो उसके मन को उन्होंने झंझोड़ दिया। और ऐसा अक्सर होता है, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि या तो आदमी समझौता कर लेता है किस्मत से या हालातों से, या फिर हालातों से बागी हो जाता है। तो ये बागी नेचर का है, इसने बगावत कर ली। अब रहेगी आगे की बात समझाने की, तो बिल्कुल समझाया गया है, परिवार भी समझाता है, हमने भी समझाया, क्योंकि अब वो रिश्ता बनने से मेरी और ड्यूटीज बढ़ गई उसको समझाने की। लेकिन बात यह है कि जितना उसके बारे में बताया जा रहा है वो चीजें भी इतने बड़े लेवल पे नहीं है। सामने से एक आदमी के ऊपर बताया कि ये चीज थोपी जा सकती है, आसानी से थोपी जा सकती है, तो थोपी जा रही है जी। आप मानेंगे कई ऐसे केसेस हैं जिसमें मैं अब नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। कई मेरे जो अब देखिए कोर्ट में हम पुलिस के खिलाफ केस लड़ते हैं जी। और उसके बाद हम कभी उनसे मिलते हैं, ठीक है, वो एक सामाजिक रिलेशन है। कोर्ट में हम उनके खिलाफ रहते हैं क्योंकि वो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनके खिलाफ उनको अरेस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारा काम है, वो उनका भी काम है। लेकिन ठीक है, आपस में रिस्पेक्ट का एक प्रोफेशन होता है, मैं उनको रिस्पेक्ट करूंगा तो वो भी मुझे करेंगे। तो हम कई बार बात करते हैं तो कई ऐसे केसेस हैं कि सिर्फ नाम करने के लिए
ठीक है, कि मैंने लॉरेंस बिश्नोई को भी अपने केस में अरेस्ट किया था, मैंने भी उसकी कस्टडी ली थी, ऐसे भी केस लाते जा रहे हैं। अब आप देखो ना, इतनी बड़ी मामले के अंदर में अगर मैं उसको बार बार कहूंगी तूने नहीं करा, वो जब आदमी सामने नहीं कर रहा और उस टाइम भी उसके सामने वो काम हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब तो सिस्टम आज फिर उसके खिलाफ काम कर रहा है। पहले भी वो सिस्टम का ही शिकार हुआ था, सामने से हालातों का शिकार हुआ था, हालातों से मारा गया, सिस्टम ने गलत किया उसके साथ, वो बाकी हुआ। आज भी सिस्टम उसके खिलाफ चल रहा है, जिससे ये सब चीजें हो रही हैं। अब रहेगी बात समझ की बात। लॉरेंस बिश्नोई एक पढ़ा लिखा लड़का है, सुलझा हुआ लड़का है, उसको सब समझ है, कानून की भी नॉलेज है और हर चीज़ की उसको नॉलेज है। रहेगी बात उसकी लाइफ की, देखिए हर इंसान को अपनी जीवन जीने का अधिकार है जी। आज 8 साल की कस्टडी के दौरान वो अपनी नियम को आज भी नहीं भूला, अपनी भक्ति भाव को नहीं भूला, अपनी कर्मठता को नहीं भूला। योगा करता है जेल में, सब कुछ अच्छी शिक्षा देता है, सबके साथ यही बात करता है। तो वो जो चीज़ें हैं उसकी लाइफ का एक पार्ट है। मैं ये मानता हूँ कि शायद उसकी डेस्टिनी है कि एक अच्छे परिवार से आने के बाद भी उसको यही एक धब्बा लगना था। आप उस परिवार को समझें जी। उस परिवार के पास में 2 बच्चे, बड़ा लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा अनमोल बिश्नोई जी। अनमोल नेशनल लेवल का प्लेयर है, एथलीट है, एथलीट है। और आप ये समझे कि उसके ऊपर भी केसों की फहरिस्त लाद दी गई। ठीक है, तो उस परिवार पे क्या बीतती होगी आज सामने से कि 2 बच्चे और एक जेल में है और एक वांटेड है, तो उनके साथ में क्या सिस्टम, उनको कैसा फील होता होगा। तो वो सब चीजें देखिए, ये परिवार जो है इस टाइप का परिवार नहीं था, ना है। सिस्टम के शिकार हुए हैं दोनों बच्चे और आज सिस्टम से फिर लड़ रहे हैं, फिर इनके ऊपर केस बनाए जा रहे हैं। तो क्या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सरकारें इनको लॉरेंस बिश्नोई को बाहर नहीं आने देना चाहती, या वो खुद ही बाहर नहीं आना चाहते? देखिए, इसके बारे में बाकायदा जो है मीडिया ने उसकी इंटरव्यू में क्वेश्चन किया था। मैं बार बार उसका हवाला इसलिए दे रहा हूं कि कहीं अगर मैं पहले ये इंटरव्यू आपको देता या मैंने और चैनल्स के साथ जब भी बात की, तो अक्सर क्या हुआ, सामने से बोला गया कि सामने से कि भी ये तो आपका पक्ष है जी, ये तो आपका वर्जन है, ये लॉरेंस बिश्नोई का वर्जन तो नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार उस इंटरव्यू का हवाला दे रहा हूं आगे भाषा में कि वो उस इंटरव्यू के अंदर बाकायदा उसने बोला कि भाई मेरी, जब मैं अंदर आया था तो मैं एक स्टूडेंट था, हाँ जी, आज मैं 29 साल का 30 साल का हो गया। अब जितने केस और लगाए जा रहे हैं, देखिए हिंदुस्तान का कानून जो है आज भी फॉरेन के कानून से अलग चलता है जी। विदेशों में जिन अंग्रेजों ने यहाँ पे कानून बनाया वो अपने हिसाब से उन्होंने यहाँ पे बनाया और आज भी हम उसी को फॉलो किए जा रहे हैं। जबकि आप यूके में जाएं या और देशों में जाएं, वहां पे आप कानून को देखेंगे, वहां पे किसी आदमी को डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करते, पहले उसके खिलाफ एविडेंस जुटाए जाते हैं, सबूत जुटाए जाते हैं। सबूत जुटाने के बाद उस आदमी को फिर कोर्ट के सामने रख के फिर उसको अरेस्ट किया जाता है। हमारे यहाँ क्या है, पहले अरेस्ट कर लेते हैं, पूछा जाए क्यों जी, अभी इन्वेस्टिगेशन है जी, हम इसको शक के ब्याह पे कर रहे हैं जी। शक के ब्याह पे पुलिस को, कानून को मिसयूज करने के लिए अंग्रेजों ने वो चीज बनाई थी कि किसी को भी उठा लो शक के ब्याह पे और उसको तोड़ो, उससे लिखवाओ डिस्क्लोजर में और भुगत रहे उसको जेल के अंदर। 2-4 साल बाद छूटेगा तो क्या रह जाएगा, समाज में प्रतिष्ठा जा चुकी होगी, उसकी कुटाई करवा देंगे अंदर। अंग्रेज ये करते थे, आज भी वही हो रहा है। आज भी किसी आदमी को पकड़ लिया, उस पर केस ला दिए, उसको उस केस से लड़ने के अंदर 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं। 6 साल बाद वो बरी होता है। आज जितने इसके ऊपर केस हैं, अगर कस्टडी की बात मान लिया है तो 10 साल तक वो केस, मान लीजिए मैंने शिद्दत से लड़ दिए और केस नहीं लगाए गए या लगाए भी गए, तो 5 साल में, 6 साल में अगर वो सारे केस खत्म होते भी हैं तो वो उसकी एज तो जेल ही खा गई। तो अगर वो बाहर आना भी चाहे, आज अगर गवर्नमेंट चाहे आगे बात समय, तो उसका फास्ट ट्रैक कराएं, उसके केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में लगवाएं और बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट तरीके से डिसाइड हो। जो मामले होने हैं अगर गलत है उनमें सजा हो जाएगी, नहीं तो एक्विटल होगा और 2 साल के अंदर में सारे फैसले हो जाएंगे, 2 साल में बाहर आ जाएगा। लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये केस पे केस लाते जा रहे हैं, केस पे केस लाते जा रहे हैं। अब जितने केस उस पर लगाए जा रहे हैं, ये तो उससे भी लंबी फेरिस्त है जो अभी तक 8 साल में थी। तो अब वो आदमी कॉम्प्रोमाइज कर चुका है। उसने अपनी इंटरव्यू में बोला कि मुझे नहीं लगता मैं कभी बाहर आऊंगा, जब बाहर आऊंगा तो तब की तब देखी जाएगी। तो एक आदमी को पता लग गया कि अभी मेरे को यहीं रहना है
कभी मेरे को कोई स्टेट ले जाएगी, कभी मेरे को कोई स्टेट ले जाएगी, कभी मेरे को फलानी जेल में रखा जाएगा, फलानी जेल में रखा जाएगा। तो ये सब चीजें अब वो कॉम्प्रोमाइज कर चुका है सामने से। तो हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सामने से अगर उसकी चीज है उसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि आप मानेंगे जितने भी केसेस हैं जी, सब एलिगेशन बेस्ड है। सबके अंदर कहा जा रहा है कि वो जेल में बैठ के कर रहा है, एक सिंगल एविडेंस नहीं है, और सिर्फ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिख के और उसका नाम डाला गया है, और सबके सब एक्विटल जाएंगे केस, सबके सब एक्विटल जाएंगे केस। तो आप देखिए कि वो चीजों को लेकिन वक्त लगेगा। अब वो आदमी उस चीज को फेस कर रहा है सामने से, तो वो जेल में खुद ही बैठा हुआ है कि अब वो सरकार चाहे तो बाहर आ सकती है। अब यहां तक कहिएगा कि सरकार ही नहीं चाहती बाहर आए, तो भाई ये गवर्नमेंट का बात नहीं है, ये बात तो वहां की जो लोकल पुलिस है, जो वहां पे पुलिस काम करती है, जो केस बनाती है। कोई सरकार किसी भी केस नहीं बनवाती, पुलिस बनाती है। ये तो पुलिस की ड्यूटीज है कि भाई पहले इन्वेस्टिगेशन तो कर लो, सामने से फेयर इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस तो जुटा लो, फिर कोई केस बना लेना। अब यही बातें जब ये इन मामलों में डिस्चार्ज होगा या एक्विटल होगा, तब कोर्ट में क्या रह जाएगी बात कि इस केस में बरी हो गया, तब ये कहेंगे नहीं डर के हमारे कोई गवाह सामने नहीं आया, ये फिर इस तरफ आ जाएंगे। तो ये चीजें इनको खुद सोचनी चाहिए कि अगर कोई पुख्ता सबूत है तो ही मुकदमे में अरेस्ट करें, नहीं तो ना करें। कि कई बार क्या होता है कि हम अपनी ड्यूटीज कर रहे होते हैं जी, लेकिन पब्लिक के अंदर में ना एक पब्लिक के सेंटीमेंट्स उस केस को लेके खिलाफ होते हैं, हाँ जी, और वो कहते हैं कि यार ये वकील गलत कर रहा है, वकील गलत कर रहा है, वकील को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं जैसे इसी केस की बात करता हूं, तो लॉरेंस बिश्नोई को लेके पूरे पंजाब में एक बिल्कुल एक सेंटीमेंट्स का माहौल था, एक इमोशंस थी लोगों की, वो ओवरकम हो रहा था। वो ऐसे मामले में थे कि उनको लग रहा था यार कि बहुत बड़ा विलन है लॉरेंस बिश्नोई, और इसको ये बंदा बचा रहा है, ये सबसे बड़ा विलन है जी। तो बाकायदा मेरे को बड़ी गलत भाषा भी लिखी जाती थी यूट्यूब पे, और वो भी कहते हैं, और उन लोगों की निगाह से देखिए, हमें उनकी निगाह से, पब्लिक की निगाह से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम अपना काम शिद्दत से करें, ईमानदारी से करें, हमें हमारा सर्टिफिकेट हमारा परमात्मा देगा। ठीक बात। हम अपनी ड्यूटी, लीगल ड्यूटीज पूरी करते हैं। अब मैं उनसे क्वेश्चन आज जरूर कहना चाहता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं उनको जवाब ये सोचना चाहिए कि मैं तो बतौर वकील काम कर रहा हूं, अगर मैं नहीं केस लड़ता तो कोई और लड़ेगा। अब कसाब जैसे का मैंने मिसाल दी, इसके अलावा देश में मुझे वो बता दें आगे बात में जिनको वकील नहीं मिला। अगर कोई वकील किसी का केस लड़ेगा तो वो गलत कहां से है। और अब यहां पे मेरे को प्रॉब्लम कहां शुरू होती है कि जब समाज में वो चीजें जो है एक अलग हीन भावना से फिर देख ली जाती है कि ये उसका केस कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको बचा रहा है, और ऐसी बातें हैं, तो वो पारिवारिक भी थोड़ा सा दबाव में आते हैं, सब कुछ होता है, इमोशंस भी हमारे परिवार के ऊपर भी आती है कि यार ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन हमें उससे नहीं कोई फर्क पड़ता, क्योंकि आज दुनिया के अंदर में ठीक है एक वकील ही है, ठीक है, जो हर आदमी की, अब आप रोड पे चल रहे हो और रोड पे चलते समय आप गाड़ी चला रहे हो सकता है आपकी मिस्टेक ना हो, सामने वाले गाड़ी वाले की मिस्टेक हो और उसने आपकी गाड़ी में गाड़ी मार दी, तो केस दोनों पे बुक हो गया, दोनों हो गए, कॉल हो गई। अब आप कितने शरीफ हैं, आपने आज तक थाना कचहरी नहीं देखी, लेकिन आपकी भी मजबूरी है कि आपको एक एडवोकेट चाहिए जी, तब आपको एडवोकेट कैसे अच्छा लगेगा। ठीक बात। आपका केस लड़ा जा रहा है, आपको बताया यार कि इसका कसूर नहीं है, सामने वाले का कसूर है, तो तब हम अच्छे हैं। तो ये चीजें जो हैं एक मतलब ये कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट है, इस टाइप के केस लड़ने का एक साइड इफेक्ट आता है, तो ये मान सकते हैं बस इसको, लेकिन हम अपनी ड्यूटी से कभी इस बात से पलटते नहीं। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल एक और है इसमें कि क्या आप सिर्फ बड़े बड़े गैंगस्टर्स के ही केस लड़ते हैं या फिर आम आदमी भी आपको अप्रोच करता है तो आप उनके भी छोटे मोटे केस ले लेते हैं? नहीं, देखिए मेरे पास हर तरीके का क्लाइंट है और हर तरीके के केसेस हैं। वैसे मेरे पास हाईलाइट केसेस ज़्यादा हैं। देखिए यूएपी के केसेस हो गए, एनआई के केसेस हो गए जिस टाइप के, इसके अलावा मकोका, एनडीपीएस के अंदर स्पेशलाइजेशन है मेरी, एनडीपीएस के केसेस मेरे पास बहुत सारे हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे केसों में रिलीफ लिए हैं। इसके अलावा मर्डर केसेस हैं और 420 चीटिंग, मतलब जो क्रिमिनल केसेस हैं जिसके अंदर में जैसे रेप, पॉक्सो, इस टाइप के जो बिल्कुल टफ केसेस हैं जिनके अंदर में टफ ट्रायल होता है, जिसमें मेहनत मांगी जाती है, मेरे को मज़ा आता है वैसे केस करने में, और मैं उन केसेस के अंदर में हमेशा जो है इन्वॉल्व रहता हूँ। उन केसेस के अंदर में पूरी उसको अपडेट रहता हूँ, और बाकी मेहनत अच्छी करो तो परमात्मा भी आपका साथ देता है, और बड़ी शिद्दत से केसों को लड़े हैं। और आज ये है कि मेरे को क्रिमिनल केसेस के अंदर में ज़्यादा इंटरेस्ट है काम करने में, पैशनेटिक हूँ, और उस चीज़ों को जो है ज़्यादा तरीके से मैं अच्छी तरीके से स्पेशलाइज तरीके से लड़ पाता हूँ। रहेगी क्लाइंट की, देखिए
मेरे पास में अगर कोई भी क्लाइंट आता है तो मैं उसको उसी तरीके से देखता हूं जैसे एक क्लाइंट और वकील का होना चाहिए। वो उसका केस छोटा है या बड़ा है, इसका इशू नहीं है। इशू इस बात का है कि मैं उसका केस लड़ने के लायक हूं या नहीं। मैं पहला उसकी फाइल को देखता हूं और स्टडी करता हूं कि क्या मैं इसके अंदर इसको लीव दिला सकता हूं, नहीं तो फिर मैं उस केस को ओके करता हूं। ये मेरा एक अपना प्रिंसिपल लॉ है, मेरा अपनी एक आदत है। और अगर मैंने पकड़ लिया और मेरी उसके साथ क्या है तो मैं ये नहीं सोचता कि उसका फीस कम है या ज़्यादा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, इसको आप परमात्मा का आशीर्वाद मान लें या मेरी अपनी मेहनत मान लें, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन वो जो लेवल है केसेस करने का, वो लेवल ये नहीं कहता कि आपके पास कोई और आएगा आप उसकी मदद नहीं करोगे। मैं बस बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी आए हैं जिनके पास पैसे नहीं थे या कम थे या जैसा भी था, मैं आज भी उनकी मदद करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि क्या बाकी गैंगस्टर्स भी आपको अप्रोच करते हैं कि हमारा केस भी ले लो? आप लॉरेंस बिश्नोई का केस ले रखा है आपने, काला राणा केस है आपके पास, संपत नेहरा केस है, या फिर गोल्डी बरार केस है, तो बाकी गैंगस्टर्स भी आपके पास आते हैं कि हमारा भी केस आप ले लीजिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है। देखिए अभी मेरे पास में और भी बहुत गैंगस्टर्स के केसेस हैं, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। पहले भी मेरे पास बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स के रहे हैं। इवन यहाँ तक कि 2014 में 2013-14 की बात है, उस टाइम पे मेरे पास जो है बाकायदा जो है इनके अभी फ़िलहाल के तौर पे जिसको अपोजिट गैंग बताया जाता है, नीरवाणिया गैंग के, उनके कई कोई एक्यूज थे, उनके साथ में कोई एसोसिएट थे, उनके काफ़ी सारे रोनी के केस मेरे पास थे, लेकिन मैंने छोड़ दिए। तो ऐसा है कि वो भी लोग मुझे अप्रोच करते हैं और मैं पहले से उनका लड़ता आ रहा हूँ। ये नहीं कि मैं अब इनका एडवोकेट हूँ तो इस वजह से वो मुझे अप्रोच करते हैं, नहीं, मैं शुरू से कर रहा हूँ। और मेरे पास ट्रिपल मर्डर केस, इसके अलावा बहुत बड़े बड़े केस, बड़े हाईलाइट मर्डर केस, वो सब मेरे पास हैं और ऑलरेडी मैं करता आ रहा हूँ। हाँ, सिलेक्शंस रहती है कि क्या उनका केस मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बात इस इशू की आती है, वो केस टू केस डिपेंड करता है कि सामने से केस कैसा है। मैं ये कोशिश यही रहती है कि मैं उसी केस को लूँ जिसको मैं जीत सकूँ और पूरी शिद्दत से फिर मैं अपना 100% देता हूँ। बाकी महारानी ने मेरी कृपा करी है, भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। आज तक जिस केस को भी मैंने लिया है उस केस के अंदर कामयाबी ही ली है और लीफ ही ली है। आजकल देख रहे हैं हम आए दिनों कोर्ट में गोलियां चल रही हैं, जेलों में हत्याएं हो रही हैं, तो इसको आप कैसे देखेंगे और इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए ये चीज़ आए दिन तो बहुत पहले से है। मैं बचपन से हम फिल्में देखते थे, जब छोटे छोटे होते थे तो फिल्मों में दिखाया जाता था। तो फिल्म में कोई घर में बैठ के नहीं बनती है, कोई स्टोरी माइंड में नहीं आती कि वो चीज़ वहाँ दिखा दो वहाँ दिखा दो, असलियत पे दिखाया जाता है। मुंबई के अंदर में, बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा राज दिखाया गया, बाकायदा उसके ऊपर फिल्में बनी, बाकायदा सब कुछ हुआ, वो चीज़ें पूरी वहाँ पे जो चीज़ थी। इसके अलावा यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, कलकत्ता में, इसके अलावा हरियाणा में गैंगस्टर के क्या कुछ नहीं हुआ। वो चीज़ें तो देखिए, वो चीज़ें कोर्ट में गोली चलना, कभी पुलिस वाले की वर्दी में आना, अभी लेटेस्ट वकील की वर्दी में आके गोगी का जो मर्डर हुआ रोनी कोर्ट के अंदर, तो वो चीज़ें जो है वो एक उनका सिक्योरिटी ब्रीच करने का, सामने गैंगस्टर्स का इरादा हो तो वो कोई ना कोई हथियार इस टाइप का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन बात ये कहनी जेल के अंदर हो रहा है वो देखिए वो एक पार्ट है सामने से क्राइम सिंडिकेट का, क्योंकि देखिए उनका आपस में, अगर मैं ये मान के चलता हूं कि वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार ये आदमी है, अगर सामने से इस आदमी को छोड़ा गया तो ये हमें मरवा देगा या इसका नाम हो जाएगा। तो ये इनके पास में ये सिस्टम है कि एक गैंग दूसरे गैंग पे हमला करवाता है, दूसरा तीसरे पे कराता है। तो ये पार्ट ऑफ उनकी लाइफ है, उनका तरीका है, उसके अंदर में आम लोगों की जान भी खतरे में बनी रहती है। तो ये चीज़ें तो देखिए सामने से प्रशासन की जिम्मेदारी है और इसके अंदर बाकायदा बड़ा विजिलेंट रहने की जरूरत है हर आदमी को कि जिस टाइप से। हाँ, ये बात जरूर है कि देखिए ये कई बार ऐसे लेवल पे चीज़ें हो जाती हैं कि आम लोगों की जान भी जोखिम में आ जाती है जी। लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ वो है, ये सब चीज़ें तो फेस करनी पड़ेगी। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि अभी पीछे हमने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें बताया जा रहा था कि एक वकील की कमाई एक दिन में लाखों रुपयों से करोड़ों रुपए तक हो सकती है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि देखिए वकीलों के लिए कम से कम देश ने एक डिस्काउंट कानून में ये दे रखा है कि उनको वो अपनी लीगल फीस कुछ भी मांग सकते हैं और उनको जो है क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी फीस उसको पे करना चाहता है। ऐसे भी बहुत हमारे से बड़े सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी फीस है, सब कुछ है,
और इसके बारे में ये डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे हम आपसे कि कोई क्या लेता है, कोई क्या नहीं लेता और मैं क्या लेता हूं। लेकिन ये बात कहने की है कि आप देखिए, आप जितना अपने काम को अच्छा करेंगे, आप सामने से जितना भी अच्छा काम करेंगे, आप उस अपने जितनों भी केसेस को अच्छा लड़ेंगे, तो सामने से इस चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, ये ऑटोमेटिकली आपके पास में आएगी। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जिसकी फीस ले रहे हो, जिस क्लाइंट के लिए कर रहे हो, आप उसको अपना 100% दो। ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए। अगर कमिटमेंट आपका ऐसा है तो फिर आपको कहीं कमी नहीं आएगी किसी भी चीज़ की। जैसा कि अभी तक आपकी बातों पे हमें लगा और जितनी हमारी टीम ने रिसर्च करी है उससे पता चला कि आप दिन के, हमने सुना कि आप 18-18 घंटे काम करते हैं और कभी कभार होता है कि आप सिर्फ 2 से 3 घंटे सोते हैं, जैसे हमारे माननीय मोदी जी सोते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि आप जानना चाहता हूँ कि जितना स्ट्रेस आपको होता है तो आप इस स्ट्रेस को कैसे दूर करते हैं? देखिए, मोदी साहब पे तो पूरे देश का बर्डन है। देखिए, उनको तो वाकई सैल्यूट है, क्योंकि वो तो अब से नहीं, वो तो हमारे भी आइडियल हैं। और देखना चाहिए कि पूरे देश को भी देखना चाहिए कि इस एज में आके भी, इस एज ग्रुप में आके भी वो इतना बड़ा, मतलब 18-18 22-22 घंटे काम करते हैं। और मैं भी कई बार खुद शॉक्ड होता हूँ कि एक दिन पहले वो दिल्ली में होते हैं, अगले दिन वहाँ होते हैं। इतनी बड़ी रिप्रेजेंट करना सैल्यूट है। लेकिन क्या है कि जिम्मेदारी किसी काम की ली गई और उसको करने के लिए फिर जब आदमी शिद्दत से काम करता है तो उसको नहीं पता लगता कि 18 घंटे के हैं, 20 घंटे के हैं। हाँ, ये बात आपकी सच है। मैं आपको लेटेस्टली बात बताता हूँ कि मेरी आईसाइट जो है बहुत ज़्यादा वीक हो गई और लगातार होती जा रही है। स्ट्रेस है जी। आप किसी टाइप कोई भी केस लोगे, अब आपका चैनल है, बड़ा रेपुटेड चैनल है, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मैं आपके चैनल पे आया और मैं आपसे बात की और बड़ी बेबाकी से आपने मुझसे बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक रिस्पॉन्सिबल चैनल पे बात करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अब आप चैनल वाले जब काम करते हैं आप पे भी प्रेशर होता है। हर काम प्रोफेशन अगर आप कोई भी करेंगे तो प्रेशर आएगा। प्रेशर इस चीज़ का होता है कि आपको अपना 100% देना है जी। अगर कोर्ट के सामने आप जा रहे हैं और आप अपडेट नहीं हैं, आपको यही नहीं पता कि क्या बात है, तो आप कोर्ट के सामने केस नहीं लड़ सकते। आपको अपडेट रहने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा प्रोफेशन लोगों के सामने एक लिफाफे की तरह लगता है। उनको लगता है कि बड़ा आसान प्रोफेशन है और बड़े आसान प्रोफेशन से ये लोग तो सिर्फ कोर्ट में खड़े होते हैं और कुछ नहीं, और ऐसे हो जाता है। नहीं, मैं आज आपके बहुत जिम्मेदार चैनल है और एक बड़ी जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूँ कि बहुत टफ लाइफ है। एडवोकेट्स की जो लाइफ है वो वाकई में बहुत टफ है। 18 घंटे तो छोड़िए, 24 घंटे काम करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं? जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा दिमाग शांत नहीं होता। हमें ये सुबह हो रहा था कि उसका सुबह ये मैटर है, उसको ये रिलीफ चाहिए, वहाँ पे कागज अपडेट है कि नहीं, वहाँ है कि नहीं, वो चीज़ें हैं कि नहीं। क्योंकि क्लाइंट जो हम लोगों के पास आता है वो हमें एक भगवान का दर्जा देता है। उसको लगता है यार ये आदमी है जो मुझे बचा सकता है, मुझे इन मुसीबतों से निकाल सकता है। और कई ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो बिल्कुल ब्लाइंड फेथ करते हैं, तब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है सामने से। तो वो चीज़ें अपने आप को बाकायदा हमें डेली एक अग्नि परीक्षा से निकलना पड़ता है, डेली हमें एक डेली टेस्ट देना पड़ता है बाकायदा कि हाँ। और एक और बात, हमारा प्रोफेशन थैंकलेस प्रोफेशन है, ये भी सच्चाई है। हम जिसके लिए काम करते हैं पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, उसके बाद बहुत चंद ऐसे लोग होंगे जो इस बात को अलग से अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं यार, वो जो एडवोकेट था उसने मेरा काम बहुत मेहनत से किया। लेकिन कई लोग उस चीज़ को बाद में कहते हैं कि ठीक है एडवोकेट है, अब हमें भी आदत हो गई है, हम इस चीज़ को लेते हैं कि ठीक है इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ प्रोफेशन। लेकिन बात ये है कि वकील जो है वो हमेशा ही चाहता है कि मेरे क्लाइंट को लीफ मिले, उसके लिए बाकायदा वो शिद्दत से लड़ता है, ईमानदारी से लड़ता है। हाँ, कुछ लोग ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं, शायद इसलिए मेरी गिनती उनके अंदर आती है, तो हो सकता है। आप जैसे कि देश के जाने माने वकील हैं और आपको लोग बहुत मानते हैं, आपको एज इंस्पायरिंग देखते हैं कि आप एक आइडल हो उनके लिए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका आइडल कौन है या आप किसको देख के इंस्पायर होते हैं? देखिए, बहुत ऐसे हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट्स रहे हैं। अभी लेटेस्ट में हरीश साल्वे साहब हैं, मैं उनको देखता हूँ, बहुत बड़े बड़े केसेस वो हिंदुस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं बाहर। मुकुल रोहतगी साहब हैं, ठीक है, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। इसके अलावा मनु सिंह साहब हैं, और भी बहुत सारे हैं जो लेजेंड हैं, जो आज के डेट में बहुत लंबे। मनु सिंह साहब से तो मुझे मौका भी मिला है लॉरेंस बिश्नोई के केस में
हम आमने सामने थे सुप्रीम कोर्ट में, वो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे और हम जो है लॉरेंस बिश्नोई को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो कहने की बात ये है कि मतलब ये वो लोग हैं जो बहुत लंबे समय से, ठीक है, लोगों को रिलीफ दिला रहे हैं और इन्होंने बहुत मतलब संवेदनशील मुद्दों पे भी लड़ाई लड़ी है। कपिल सिब्बल साहब हैं, तो ये जो लोग हैं इन्होंने जो है मतलब ये एक मिसाल है एडवोकेट्स के लिए, और सामने से इन्होंने भी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है और वहाँ तक पहुँचे हैं। और आज देखो, आज भी वो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जो है बाकायदा बड़े स्टेट्स के मैटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, विदेश में जाते हैं, देश के लिए वहाँ पे करते हैं, केसेस को लड़ते हैं। तो मेरे आइडल्स ये सारे लोग हैं और मैं इन्हीं को चाहूँगा कि मैं इन्हीं को फॉलो करूँ ज़िंदगी भर। यहाँ तक बात है कि देश के अंदर में मेरा वो सिस्टम होने का कि काम, वो परमात्मा की कृपा है। देखिए, आप अपना काम शिद्दत से करेंगे तो परमात्मा भी आपके साथ रहेगा। अब आते हैं वापस एक बहुत अहम मुद्दे पे, सलमान खान। तो सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई से, तो ये सारा मामला क्या है, हम इस पे जानना चाहते हैं आपकी टिप्पणी। देखिए, एक्चुअली क्या है कि सलमान खान साहब ने ऊपर एक एलिगेशंस हैं कि उन्होंने, ठीक है, अपने कुछ साथियों के साथ, ठीक है, जोधपुर में जो है वहाँ पे सेंचुरी है, वहाँ पे ये लोग गए। ये एलिगेशंस उनके ऊपर है, उनके ऊपर एक एफआईआर हुई जिसके ऊपर उनके ऊपर केस भी चला कि उन्होंने वहाँ पे जो है काला हिरण का शिकार किया। जो काला हिरण है वो बिश्नोई समाज के लिए बड़ा पूजनीय है। आप ये मानिए कि वो लोग और वन्य जीवों को भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन काला हिरण को इवन यहाँ तक कि जो बिश्नोई समाज की जो लेडीज़ हैं वो बाकायदा उनको बच्चे की तरह पालती हैं, बच्चे की तरह अपना दूध तक पिलाती हैं। अच्छा। आप ये देखिए कि जैसे अब हम ये सोचे कि गाय को, मैं सुबह गाय को माता बोलता हूँ, मैं गाय को पूछता हूँ, अगर मेरे सामने कोई गाय को सीधा सीधा काटेगा सामने से तो मेरा भी खून खोल जाएगा। ये बहुत बड़ा नेचुरल है। तो एक उनके ऊपर एक एलिगेशन आई, अब उन्होंने किया नहीं किया ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी जी। लेकिन उस चीज को लॉरेंस को ये लगा सामने से कि यार इन्होंने जो है हमारे समाज के साथ में एंजॉय करने के लिए इसको मार दिया और इसको मारा और इसका शिकार किया और हमारी धरती पे आके करा राजस्थान के अंदर। तो उसने जोधपुर में उसकी पेशी थी, जिस टाइम वो सडन प्रोवोकेशन में आया और सडन प्रोवोकेशन में उसने मीडिया के सामने कह दिया कि ठीक है, मैंने आज तक तो कुछ नहीं किया। वो पूरी बाइट को आज तक कोई नहीं सुनता, तब भी उस पर बहुत केस लगाए गए थे। उसने कहा कि आज तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से का शिकार हूं और आज तक केस भुगत रहा हूं, लेकिन सलमान खान का जरूर करूंगा, जब करेंगे ये करेंगे, देखेंगे सर। तो वो एक सडन प्रोवोकेशन थी, एक रोष था। अब वो बात आगे चली गई, आगे ऐसे चली गई कि अभी उसने इस बात के लिए उसके ऊपर फिर एलिगेशंस लगाए गए कि जी के जी संपत नेहरा जो है वो बाकायदा उसको टारगेट करने के लिए, उसको मारने के लिए सलमान खान को बॉम्बे पहुंच गया, उसको लॉजिस्टिक जो वेपन्स हैं वो सपोर्ट करा दिए गए, उसको मारने वाला था। इससे पहले स्पेशल सेल ने उसको पकड़ लिया और उसकी जान बचाई गई। ये बात फिर आई 2017-18 में, फिर ये बात आगे चली जाती है। अब ये लेटेस्ट में जब लॉरेंस ये सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस से पहले दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था, तो अब ये कहा जाता है कि उनके फादर सलीम खान जो हैं सलमान खान साहब के, उनको एक बेंच पे सामने मॉर्निंग वॉक के दौरान जो है उनको एक चिट्ठी मिलती है कि तेरा हाल होगा सिद्धू मूसेवाला जी भी, जबकि लॉरेंस उस टाइम पुलिस कस्टडी में था। तो वो एक चीज को ना बिल्कुल प्रोवोक पूरा ऊपर लाते गए। मीडिया ने भी उसमें पूरा तड़का लगाया, घी का लगा, मिर्ची का लगा, सब कुछ। मैं आपकी बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन कई चैनल से किया तो वो चीजें तड़का लगने से वो चीजें बहुत ऊपर आ गई। और अब जो इंटरव्यू हुई, लॉरेंस ने खुद अपनी इंटरव्यू में बताया कि भाई मेरे को सलमान खान से कोई एक्सटॉर्शन थोड़ा लेनी है या मेरा वो थोड़ा ही है। मेरी लड़ाई इस बात की है कि उसने भैया मेरे समाज के साथ क्या, मैं तो उसने ऊपर ये कहा कि उसने ऐसा किया है या नहीं किया है। सलमान खान ने उन पे एलिगेशंस है, तो उसने यही तो कहा कि आप एक काम कर लो, मेरे समाज के मंदिर में चले जाओ और हमें शांति मिल जाएगी। किया या नहीं किया भगवान देख लेगा और वो कर लेगा। अब मैं एक बात पूछता हूं आज कि सलमान खान साहब ने इस एलिगेशंस की जो बात करते हैं सामने से कि मैंने नहीं किया, इसका तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर एक चीज का विवाद खत्म करने के लिए किसी मंदिर में जाना पड़ जाए सामने से, तो भी कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, दबाव में ना जाएं, लेकिन वो चीज को अगर वो सामने जाके बिश्नोई समाज के प्यार ले सकते हैं, बिश्नोई समाज को इस बात पे मना सकते हैं, मतलब उनको लग सकता है कि हाँ बिश्नोई समाज की भी
आगे से लगे कि ठीक है यार सलमान खान ने हमारी बात मानी तो भी बात होती है। आज सलमान खान के ऊपर भी तो रोड रैश का जो केस है, जो इन्होंने हिट एंड रन का केस बनाया था, रोड पे सोए आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, वो ब्रूटली उनको मर गए वो लोग रोड के ऊपर, तो वो भी केस हुआ। तो ये तो कह नहीं सकते सामने से कि भाई सामने से किसी के ऊपर मुकदमा है तो वो बंदा गलत है, और कोई आदमी में नहीं है, या वो स्टार है, फिल्म स्टार है, तो उनको हर चीज की वो है सामने से। अगर लॉरेंस ने उनसे कोई एक्सटॉर्शन डिमांड करनी होती या वो वाली बात होती, सिर्फ काला हिरन का इशू है। काला हिरन को मारने के एलिगेशन जो सलमान खान साहब पे हैं, उसी वजह से ये सारी कंट्रोवर्सी है, और मेरे हिसाब से इस कंट्रोवर्सी को खत्म वो खुद कर सकते हैं। उल्टा बिश्नोई समाज उनको प्यार करेगा कल, अगर वो पहल करते हैं इस चीज के लिए, तो मैं तो ये चाहता हूं कि ये कंट्रोवर्सी भी खत्म हो जाए। एक रिसर्च में भी हमें पता लगा है कि लॉरेंस बिश्नोई पर जो भी मामले हैं वो पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं। यूपी का कोई मामला अभी तक हमारी नज़र में कोई नहीं आया है। तो क्या इसको ऐसा समझें कि लॉरेंस का जो गैंग है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से डरता है? देखिए, अब ये वाली बात को पहले मैं इस तरह से कह देता हूं कि कल अगर वो यूपी में 4 मुकदमे उसके खिलाफ बन जाएंगे, 10 और बना दिए जाएंगे जैसे और स्टेट्स में बनाए जा रहे हैं, तो फिर आप लोग कहेंगे उसके खिलाफ मेघालय में मुकदमा क्यों नहीं है, फिर आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं है, आप ये लोग कहेंगे कि वहां पे एक काम करो, वहां पे हो गए, अब एक करेंगे साउथ में क्यों नहीं है, केरला में क्यों नहीं है। अरे भाई, पहले ही वो भुगत रहा है, इतनी स्टेट्स के धक्के खा रहा है, पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में, अभी लेटेस्ट में गुजरात में भी उस पर मुकदमा लगा दिया गया, ठीक है। और जिसके चीज के उसका कोई कंसर्न नहीं, एनडीपीएस केस लगा दिया गया उसके ऊपर, उसके अंदर वो भुगत के आया, वहां पे एडिस के केस को चार्जशीट आएगी, उसको भी लड़ा जाएगा और आगे जाके वो भी एक्विटल होगा। यूपी में ये केसेस की फेरिस्त जो है, कोई क्राइम सिंडिकेट वहां काम नहीं कर रहा, ये सब एक एलिगेशन बेस्ड है। और ये कहना कि वो वहां पे क्यों नहीं कर रहा, मुझे यहां तक लगता है ये क्वेश्चन कई बार 4 बार मेरे मीडिया में आ चुका है। मुझे लग रहा है कि यूपी पुलिस भी 4 बार मुकदमे, फिर ये मुझे लगता है कि या तो मीडिया के प्रेशर में आके, या उनको ये ना होड़ हो जाए कि यार हमने क्यों नहीं बना रखे लॉरेंस के खिलाफ मुकदमे, हमें भी बना देने चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया पीछे कि कई हमारे दोस्त है पुलिस वाले, वो बताते हैं यार कि कई लोग तो इसलिए मुकदमे बना रहे हैं कि यार हमारा नाम आना चाहिए कि हमने लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी ली है। तो कई ये चीजें ना होनी शुरू हो जाए, ठीक है, कि मुझे इस बात का है कि ठीक है भाई ये पास का स्टेट है, ये क्यों बचा हुआ है, या भी 10 फाइलें बना दो इसकी। तो ये चीजें जो है जो अपनी जगह है। देखिए, बाकी ये चीजें कहना कि वो इसलिए नहीं कर रहा वहां पे या वहां स्टेट में कर रहा है, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। अगर उसने यूपी में कोई क्राइम ही नहीं किया होगा, या उसने कोई चीज ऐसी होगी ही नहीं, तो यूपी में उसके खिलाफ मुकदमा क्यों बनेगा, किस चीज के लिए। और हम उन्हीं मुकदमों के खिलाफ बोले जा रहे हैं कि वही झूठे हैं सामने से। तो इस चीज का तो कोई जवाब नहीं है कि वहां पे क्यों नहीं मुकदमा बनाया जा रहा है या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद भविष्य में जिस हिसाब से मीडिया बार बार क्वेश्चन को पूछती है कि ये ना हो कि उसकी वहां भी फाइलें बननी स्टार्ट हो जाए। जैसा कि देखा जा रहा है अभी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ जी के अंडर में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत मजबूत कर रही है पिछले काफ़ी सालों के मुकाबले। तो क्या इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर सलमान खान मुंबई से यूपी शिफ्ट हो जाएं तो शायद लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट से उनका नाम हट जाएगा? देखिए, यहाँ तक यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की बात है, इसमें वाकई में अप्रिशिएट है, ये योगी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। बाकायदा वहाँ पे जो बिल्कुल वहाँ पे क्रिमिनल का राज हुआ करता था बाहुबली की, वहाँ पे बाकायदा सिक्योरिटी लोग वहाँ पे दहशत में जीते थे, ये सच्चाई है। मैं बीइंग एडवोकेट बात नहीं करना चाहता, मैं एक आम इंसान के तरीके में इस बात का जवाब देना चाहता हूँ, ये फैक्ट है। वहाँ पे बड़ा एक जंगल राज गिना जाता था और वाकई माना जाता था कि कोई कुछ नहीं। आज वहाँ पे वाकई में उन्होंने बहुत मेहनत की है, और सच्चाई है कि आज वो भी एक चीज़ अपने में मिसाल है। लेकिन अब ये कहना कि क्या महाराष्ट्र के अंदर अंडरवर्ल्ड को ख़त्म किया है वहाँ की पुलिस ने, बाकायदा वहाँ पे जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दयानंद, उन्होंने आप देखिए उनके ऊपर तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं। तो आप ये कहना चाहते हो कि मतलब महाराष्ट्र पुलिस जो है, महाराष्ट्र बॉम्बे महाराष्ट्र की जो पुलिस है वो कुछ नहीं कर पा रही? भाई लॉरेंस बिश्नोई कभी महाराष्ट्र बॉम्बे तोड़ा गया सलमान खान को मारने के लिए जी, वो तो जेल में बैठा हुआ है। आप चाहे उनको अभी यूपी ले आए, चाहे कहीं पे भी ले आए, ठीक है ना, साफ सीधी बात है, उस चीज से कोई उसका कनेक्ट नहीं है कि वो कहां रहता है, वहां सेव हो जाएगा या वहां सेव नहीं होगा। बात इस बात की है सामने से कि जो कंट्रोवर्सी है सामने से, वो ओपन आके लॉरेंस ने बाकायदा मीडिया के सामने बोली है कि मेरी ये इशू है, और बाकायदा उसको क्वेश्चन किया गया
कि क्या आप ये पब्लिसिटी लेने के लिए कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है। बाकायदा एंकर ने पूछा तो उसने आगे से कहा कि फिर मुझे इसी को क्यों टारगेट करना है, इससे बड़े बड़े स्टार बैठे हुए हैं, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। तो देखिए ये जो कहना कि अगर वो यूपी में आ जाए या बोलते तो उनकी इच्छा है। सलमान खान साहब के लिए पूरा हिंदुस्तान है, वो यूपी में रहें, दिल्ली में रहें, बॉम्बे में रहें, कहीं भी रहें, ये तो उनकी मर्जी है। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाह रहा था, हाल ही में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े सिंगरों को एक्सटॉर्शन की कॉलें आ रही हैं, कुछ व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो ये इस टाइप की जितनी भी एफआईआर दर्ज हो रही हैं, ये सिवाय ओनली एंड ओनली डिस्क्लोजर स्टेटमेंट्स पे या कंप्लेंट का वर्जन लिख के उसके खिलाफ जो है मुकदमा लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दर्ज किया जा रहा है एक्सटॉर्शन डिमांड का। मैंने पहले भी आपको बात बताई है कि ये कैसे पॉसिबल है कि जो मेरा क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई है वो पुलिस कस्टडी के दौरान हो या वो जेल के अंदर हो। अगर वो कहते त्याड़ में बैठ के ये काम कर रहा था तो अभी फ़िलहाल के तौर पे आप देखिए वो पंजाब में है, और पंजाब में रहते हुए अभी जब वो 14 लास्ट मंथ को 14 तारीख को उसको बाकायदा मंडावली जेल ने स्पेशल एनआई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि भाई हम उसको अभी यहाँ नहीं रखना चाहते हैं, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो सकती है और जो राइवल गैंग्स हैं इसके साथ इसका जो है झगड़ा हो सकता है और आपस में ये लड़ाई हो सकती है, यहाँ पे मर्डर हो सकते हैं, तो इसलिए इसको पंजाब वापस भेजा जाए। जैसे ही उसको पंजाब दोबारा बठिंडा जेल में शिफ्ट किया जाता है तो हनी सिंह का एक मैटर उठ के आ जाता है कि जो सिंगर हनी सिंह है उसको किसी ने धमकी दी। तो पहले इन्वेस्टिगेशन तो करो कि हनी सिंह को जिसने सामने से धमकी दी वो कौन है, और अगर वो बात सामने से एविडेंस के तौर पे निकल आए कि हाँ भाई हनी सिंह को धमकी लॉरेंस बिश्नोई ने दी या लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पे दी गई, ये एविडेंस हमारे पास है, तो आप अरेस्ट करो। अब इसी तरीके से बाकी केसेस में भी यही हो रहा है। अगर वॉइस मैसेज की बात आप करते हो तो ठीक है, वॉइस मैसेज का सैंपल लेना, सैंपल ले लो आप। आज ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसके अंदर में मैं आपकी आवाज में कुछ भी रिकॉर्ड करके किसी को भेज सकता हूं, आप मेरा करके भेज सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले आया था कि सोशल मीडिया पे बाकायदा लॉरेंस गैंग एक्टिव है, बाकायदा मैसेज डालता है, हर क्राइम को करने के बाद उसकी जिम्मेदारी लेता है, नए नए लड़कों को रिक्रूट करने के लिए वहां पे मैसेज डाले जाते हैं। अरे एक आदमी अंदर बैठ के, ठीक है, मोबाइल भी चलाया जा रहा है जी, बाकायदा 700-800 लड़के भी भर्ती करके बैठा है, एक्सटॉर्शन भी नए नए लिया जा रहा है, अंदर जेल में बैठ के उनके उसके पास मोबाइल नंबर भी आ जाते हैं, सामने से बिजनेसमैनों के मोबाइल नंबर भी आ जाते हैं। इसके अलावा वो आदमी अंदर बैठ के पूरी कॉन्स्पिरेसी भी रच लेता है, हथियार भी मुहैया करा देता है, वो बड़े बड़े टारगेट किलिंग्स के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाता है। इसके अलावा वो बैठ के यूट्यूब वहां पे बाकायदा चैनल चला रहा है, यहाँ सोशल मीडिया पे एक्टिव है। ये कैसे पॉसिबल है ये चीजें? अगर ऐसा कुछ है तो आप देखिए सोशल मीडिया पे बाकायदा एजेंसीज को खुद देखना चाहिए, बाकायदा इनको वहां इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि भाई ये किसके एसेस से चल रहा है। आज मैं आपके नाम का एक अकाउंट बना लूं सामने से और उसमें कोई भी चीज डाल दूं, ठीक है, वो बड़ा इजी है मेरे लिए, लेकिन नाम आपका आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो एक्सटॉर्शन कॉल्स हो रही हैं इसके अंदर पहले बाकायदा एक फेयरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या ये लॉरेंस बिश्नोई उस टाइम ये हालात में था, उसके पास कोई फोन ऐसा था कि उसने फोन से कराओ। अभी यही बात का तो आपस में इशू है जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के अंदर में कोर्ट के सामने रखा जाएगा कि ये जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के अंदर में बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई की इन्वॉल्वमेंट दिखाई जा रही है कि कॉन्स्पिरेसी रची, इसने गोल्डी बराड़ को एक फोन से मोबाइल से फोन किया और बाकायदा गोल्डी बराड़ ने फिर आगे शूटर हायर करे और बाकायदा उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट कराई और बाकायदा उसके बाद ये वारदात को अंजाम दिया गया। ये एक स्टोरी है, बाकायदा वो मोबाइल नंबर क्या था जिससे लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ से अगर बात की तो किस नंबर पे बात की, दूसरी बात उसके बाद उसने किन नंबरों से आगे शूटर से बात की, ये सब चीजें एविडेंस के तौर पे कोर्ट के सामने रखनी पड़ेगी। उस केस में तो आज तक रख नहीं पा रहे, 1800 पेज की चार्जशीट आ चुकी है, अब उसी का बेस बना के ये बातें सामने से की जा रही है। यहां तक एक और बात इंटरव्यू की और वो वाली बात, देखिए ये कोई एविडेंस नहीं है, बाकायदा कन्फेशन स्टेटमेंट तक नहीं मानी जाएगी, चाहे वो गोल्डी बराड़ की इंटरव्यू हो चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई की इंटरव्यू हो। उसको कोर्ट के सामने पुलिस ये नहीं कह सकती कि देखिए जी इन्होंने एडमिट कर लिया, इन्होंने किया था, हमारा वर्जन ठीक हो गया। नहीं, मीडिया में कोई भी बात हो, सोशल मीडिया में कोई बात हो, इवन यहाँ तक कि
उसकी अपनी पर्सनल इंटरव्यू हो, कोर्ट उसको कोई मान्यता नहीं देती, कोर्ट उसके सामने उसकी कोई एविडेंस वैल्यू नहीं मानती। इसके अलावा इवन आती है कन्फेशनल स्टेटमेंट भी नहीं मानी जा सकती। अब आप इस बात को अगर कहें कि सामने से कि उसने फलाने आदमी को धमकी दिलवा दी और फलाने आदमी को यह कर दिया, तो यह बाकायदे एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसके नाम से कितने लोगों को धमकी दी जा रही है, क्या किया जा रहा है, यह भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मेरे हिसाब से अब उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है, उसके नाम से लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, उसके नाम से ही ये एक अलग तरीके का नेक्सस चल रहा है लोगों से एक्सटॉर्शन उगाई करने का। अदरवाइज तो वो आदमी ऑलरेडी कस्टडी में है, कस्टडी में बैठा हुआ है कि कैसे कर सकता है। एक सवाल जो मेरे में और है, और ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, आपसे मैं पूछना चाहूँगा। जैसा कि आपने पहले भी हमें बताया था कि गैंगस्टरों के केस लड़ने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो क्या कुछ राइवल गैंग्स के द्वारा आपको भी कभी थ्रेट दी है या जान से मारने की धमकी मिली है? क्या आपका परिवार भी असुरक्षित महसूस करता है? तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में मैंने पहले जैसे बताया कि साइड इफ़ेक्ट्स इसलिए होते हैं कि एक तो जब इस टाइप का केस हो जो बहुत हाईलाइट पीक पे हो, तो एक पब्लिक सेंटिमेंट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ठीक है, इसकी ड्यूटी है, ये बतौर एडवोकेट है भाई, ये अपना काम कर रहा है। लेकिन कुछ लोग उसको पर्सनली लेते हैं और हम उनको एक विलन की तरह लगते हैं कि ये आदमी इसको बचा रहा है। क्यों बचा रहा है? तो एक तो पब्लिक जो सेंटिमेंट्स है वो हमारे खिलाफ कई लोगों के चले जाते हैं। जिस परिवार के खिलाफ, जिस परिवार के साथ ये चीज़ होती है वो तो हमारे खिलाफ होता ही है, क्योंकि हम उसके जो परिवार के साथ जो केस है उसका, उस आदमी को बचा रहे होते हैं। आज सिद्धू मूसेवाले परिवार के लिए तो मैं एक टारगेट हूँगा ही, ये तो बट नेचुरल है। और उनके जो सपोर्टर हैं या उनके जो चाहने वाले थे उनको लगेगा कि ये लॉरेंस बिश्नोई को किस तरह से क्यों बचा रहा है। लेकिन पब्लिकली भी ऐसा होता है। और रह गई राइवल गैंग्स की बात, देखिए ये तो एक बट नेचुरल है, साफ सीधी बात है कि कभी भी इस टाइप के केसेस में जाएंगे तो हम टारगेट होना बड़ा इजीली हो सकते हैं। लेकिन अब हम इस चीज़ों से डर के सामने से अपने प्रोफेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आज मेरा परिवार भी एक नॉर्मल परिवार है, उसको भी लगता है, मेरा बेटा है वो भी कई बार इंस्क्योर्ड होता है। और जब कभी कोर्ट में ऐसी वारदात सुनने को मिलती है तो मेरे कई दोस्त हैं जो फ़ोन करते हैं कि तू ठीक है, या कोई चीज़ ऐसी होती है तो वो चीज़ें आती हैं सामने से। लेकिन देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और हम इसी से डर के या इंस्क्योर्ड होकर मैं अपने परिवार को कहता हूँ कि देखिए मेरा काम है, मुझसे पीछे नहीं हट सकता। अगर उसको कोई गलत मान रहा है सामने से तो उसकी गलती है, उसकी सोच की गलती है, क्योंकि मैं एक बतौर एडवोकेट ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। जो अगर राइवल गैंग्स की बात की है तो उनके पास भी तो एडवोकेट्स हैं, वो भी उनके केस लड़ रहे हैं। तो सामने से ये चीज़ों को तो बाकायदा नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी कोई चीज़ें होगी तो भगवान मालिक है, हमने तो भगवान पे छोड़ रखा है, हम कोई गलत काम कर नहीं रहे, हम अपने प्रोफेशन को निभा रहे हैं। अगर उसके बाद भी कोई चीज़ ऐसी आएगी तो जो भगवान की मर्जी होगी हमें वो भी कबूल है। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको उसमें से एक चुनना है। तो अभी पीछे 30 हज़ारी कोर्ट के परिसर में डॉक्टर कुमार विश्वास जी आए थे, तो उन्होंने बताया था कि अच्छा वकील वो होता है जो कानून को जानता है और बड़ा वकील वो होता है जो जज को जानता है। तो मैं आपसे दोनों सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक अच्छा वकील अब बना जाते हैं या बड़ा वकील बना जाते हैं? देखिए, कुमार विश्वास साहब तो एक बहुत बड़े कवि भी हैं और एक काफ़ी बेबाकी से बोलते हैं, तो उनकी हर बात पे कटाक्ष होता है, तो वो एक कटाक्ष वाली बात है। और देखिए, नॉलेजफुल वकील ही होना चाहिए और नॉलेजफुल वाली बात ही होनी है। वकील वही है जिसको फुल अपने काम के प्रति नॉलेज हो और उसको अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करना आता हो, अपने जो क्लाइंट का केस है उसको बेहतरीन तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है और फुल उसके अंदर में अपनी पूरी 100% कैसे वो अपनी जो ताकत है वो लगा सकता है, यही आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वही एडवोकेट बेस्ट एडवोकेट है जिसको नॉलेज है और वो पूरी मेहनत से काम करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट? देखिए, तीनों ही हैं, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की जाए, सेशन कोर्ट की बात की जाए, तो क्योंकि हाई कोर्ट एक अपील कोर्ट है, वहाँ पे कोई ट्रायल नहीं किया जाता। जो ट्रायल होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में ही होगा। और अगर वहाँ से कोई चीज़ नहीं मिलती तो हमें हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। तो अगर अब मैं इस चेन को ब्रेक करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जितने भी केसेस होंगे वो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका ट्रायल तो नीचे ही होगा। अगर हमारी फेवर में आएगा तो जो प्रोसिक्यूशन है वो अपील में जाएगी, अगर हमारे खिलाफ आएगा तो हम ऊपर जाएंगे। तो वो चीज़ एक कनेक्टेड है, इसलिए तो ये सब चीज़ें मर्ज हैं
तो इनका नाम आप ये कह सकते हो कि कोर्ट, हमारे लिए सारी कोर्ट हैं, और उसका जवाब एक ही है कि हमारे लिए सब बराबर है। प्रोफेशनलिज्म के मामले में और केस सुलझाने के मामले में पंजाब पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस? दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। देखिए, दिल्ली पुलिस जो है वो हाईटेक है। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे अच्छे केसेस के अंदर में, अभी लेटेस्ट के अंदर भी, आगे भी ऐसे ऐसे मतलब चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन में लेके आए हैं, सामने से सब चीज़ों को हैं। हाँ, ये है कि पंजाब पुलिस थोड़ा सा दिल्ली पुलिस के बराबर हाईटेक नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो, उनके पास इक्विपाइज है, वो पूरे इक्विपमेंट में हैं, फुल ट्रेंड है और फुल कैलिबर है उनके अंदर में। या ये भी कह सकते हैं कि मैं दिल्ली में बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उनके केसेस को बनाए हुए को देख रहा हूँ। बाकी मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस पंजाब में, मैं पंजाब भी जाता हूँ अक्सर। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मैं अक्सर अपेयर होता हूँ, पंजाब हरियाणा कोर्ट में। इसके अलावा मैं और भी हिंदुस्तान की बहुत कोर्ट्स में अपेयर हुआ हूँ। लेकिन अगर रैंकिंग वाइज बात की जाए तो फर्स्ट नंबर मैं दिल्ली पुलिस को दूंगा। इस सवाल को मैं थोड़ा और मुश्किल करता हूँ, दिल्ली पुलिस में भी स्पेशल सेल या क्राइम ब्रांच? देखिए, पुलिस तो पुलिस है, और अगर स्पेशल सेल केस बनाएगी तो भी मैं लड़ूंगा, क्राइम ब्रांच बनाएगी तो भी लड़ूंगा। अगर आप ये कहना चाहेंगे मैं उनके उम्र के दूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं घबराऊंगा कि स्पेशल सेल का केस है तो ज़्यादा स्ट्रांग होगा या क्राइम ब्रांच का होगा तो ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों बराबर हैं। लेकिन जो टेक्निकल देखा जाए तो क्राइम ब्रांच वाले लोग जो ऑफिसर्स हैं वो स्पेशल सेल में जाते हैं, स्पेशल सेल वाले क्राइम ब्रांच में जाते हैं। लेकिन स्पेशल सेल के पास पावर्स ज़्यादा हैं और उनको बाकायदा पावर्स अच्छी दी गई हैं और ज़्यादा उनके पास टेक्निक्स हैं, तो स्पेशल सेल। गोल्डी बरार या लॉरेंस बिश्नोई, एक को चुनना है। आप बहुत सेफ खेल रहे हैं। नहीं, मुझे चुनने वाली बात ही नहीं है। उन्होंने मुझे चुना है बतौर एडवोकेट, वो तो उनके ऊपर है। अगर वो कल मेरे को केस दे रहे हैं, आगे से उन्होंने मेरे पे विश्वास किया है, तो मेरे लिए दोनों बराबर हैं। अगर आप ये बात कही जाए कि भैया मेरा उनके साथ में पहला जो नाता है वो एक क्लाइंट और एडवोकेट का नाता है जी। अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो उनके मन में मेरे लिए प्रति रिस्पेक्ट आएगी और वो ऑनर करेंगे। ये तो एक नेचुरल बात है किसी भी क्लाइंट के लिए। और अब आप ये कहें कि दोनों में से एक चुनो, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहूँगी मैं इसके केस नहीं लड़ना चाहता या इसी के लड़ना चाहता हूँ, तो ये चीज़ नहीं। मेरे लिए दोनों बराबर हैं, मेरे लिए वो दोनों भी बराबर हैं, मेरे लिए उसके साथ जो और एसोसिएट्स हैं, काला राणा भी बराबर है, संपत नेहरा भी बराबर है, मेरे लिए सब बराबर हैं। हाँ, ये अगर आप इस चीज़ के लिए कहें कि कौन ज़्यादा पोलाइट है या कौन ज़्यादा वो है, तो वो वर्जन अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर आप चुनने वाली बात करें तो मेरे लिए सब बराबर है। तो क्या आपकी गोल्डी बरार से ही बात होती रहती है या फिर सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई से बात होती है, जो भी आप अभी कभी डेट्स पे मिलते हैं, कुछ होती है? देखिए, ये मेरा प्रिविलेज मैटर है। लॉरेंस से तो मेरी बात होती है क्योंकि लॉरेंस फिजिकली अभी उसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। कभी भी कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, जेल में भी है मेरी लीगल मीटिंग के दौरान, या कोर्ट में उसको प्रोड्यूस किया जाता है ट्रायल के टाइम, जब भी अभी होगा आगे, और अभी जो केसेस में उसकी पेशी होती है। इसके अलावा जो है, जो उसके रूटीन केसेस हैं उसके दौरान मेरी उसकी हमेशा मुलाकात भी होती है और बात भी होती है। जहाँ तक गोल्डी बरार से मेरी बात की बातें हैं तो वो मेरा प्रिविलेज है, उसके बारे में सॉरी शेयर नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी प्राइवेसी हम समझ सकते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि हमने देखा कि हमारे साथ देश के जाने माने वकील, वरिष्ठ वकील एडवोकेट विशाल चोपड़ा जी थे, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया और जितने बेहतरीन उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी, गाइडेंस दी। जितने भी नए लोग लॉ करना चाहते हैं या एडवोकेसी करना चाहते हैं, तो वो आप ज़रूर इनसे जुड़ भी सकते हैं। और हमने देखा है कि बहुत सारे, जितने भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके पास लाएं, और जितना बेबाकी सवालों का जवाब एडवोकेट विशाल चोपड़ा जी ने दिया है, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए, मैंने आज आप लोगों को, पहले आपने काफ़ी टाइम से मुझे कहा, मैं उसके लिए थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बिजी होने की वजह से नहीं आ पाया। लेकिन आज मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपके बहुत रेस्पॉन्सिबल चैनल है, आपका बाकायदा रिसर्च बहुत ज़बरदस्त है। मतलब देखिए, आपने बाकायदा एक रिसर्च वाली बात पे ही बात की और बड़े बेबाकी से आपके क्वेश्चन दिए और मुझे बड़ा मज़ा आया उन क्वेश्चन का जवाब देने में। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आप जैसे ही एक बिल्कुल परफेक्ट चैनल्स हों, जो बात हो उसको तोड़ मोड़ के मसाला लगा के प्रोड्यूस ना करें, लोगों के सामने पेश ना किया जाए, वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही वर्जन को सामने रखा जाए और पब्लिक डिसाइड करे क्या हो रहा है। आजकल मीडिया के अंदर में और चैनल्स हैं, मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा, वो मसाला लगा देते हैं, वो चीज़ को घुमा देते हैं, वो चीज़ें कहीं और चली जाती हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके चैनल का और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके चैनल पे एक चीज़ ये है कि बिल्कुल ओरिजिनल आप चीज़ को सामने से पूछते हैं और ओरिजिनल चीज़ को ही लोगों के सामने रखते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप दोबारा जब भी मुझे बुलाएं तो मैं समय निकाल के आपके पास आऊँगा और आपके हर क्वेश्चन का जवाब इसी तरह बेबाकी से दूंगा। धन्यवाद।
तो हम कोशिश करेंगे कि सर को दोबारा अपने चैनल पर ज़रूर बुलाएं, हमारे स्टूडियो में सर दोबारा आएँ, और कुछ जो हमारे सवाल अब रह गए हैं या आगे जो भी केसेस में डेवलपमेंट होगा उसके बारे में सर हमें ज़रूर शेयर करेंगे। सर ये हम आपसे प्रॉमिस चाहते हैं कि आप दोबारा हमारे साथ जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल, मेरे को आपके चैनल पे आके बहुत अच्छा लगा, एक जिम्मेदार चैनल की तरह आप काम कर रहे हैं और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं इस चैनल के साथ। और मेरा वचन है आपके साथ में कि आप जब भी मुझे बुलाएंगे मैं ज़रूर आऊँगा। आप सेकंड एपिसोड के लिए, मेरे थर्ड एपिसोड, चाहे आप पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे कहेंगे, मैं जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं समय निकाल के ज़रूर आप लोगों के साथ में रूबरू होऊंगा और आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ थे जाने माने वकील एडवोकेट विशाल चोपड़ा जी, बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। आपने हमें अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।